हे गाइस, वेलकम बैक इन न्यू वीडियो। गाइस कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। गाइस मेरा नाम है सारुद्दीन खान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फार्मेसी वाला। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए फार्मेसी वाला को और करे अपने बी फार्म एंड डी फार्म का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। तो आज की जो वीडियो है इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो आपका सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी, जो कि बी फार्म 6 सेमेस्टर में है। तो उसके शॉर्ट एंड लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो आज की वीडियो ना पार्ट 1 यहाँ पे ये होने वाली है, जिसमें आपकी यूनिट फर्स्ट एंड यूनिट सेकंड आज सिंगल वीडियो में कवर हो जाएगी। उसके सारे लॉन्ग एंड शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पे कवर कर लेंगे। नेक्स्ट जो आपका सेकंड पार्ट आएगा ना, उसमें बाकी के रिमेनिंग तीनों यूनिट यानी कि थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ यूनिट को हम यहाँ पे कवर कर लेंगे। एंड अब आपको ना वीडियो रेगुलर यहाँ पे मिलती रहेंगी, क्योंकि मेरी तबीयत वगैरह ख़राब थी तो इस वजह से ना वीडियो वगैरह नहीं आ रही थी। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं बात करूँ तो सिंपल यहाँ पे लिखा हुआ है फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी बी फार्म 6 सेमेस्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे पहला पॉइंट लिखा है कि ये जो क्वेश्चन है इस तरीके से लिखे हैं ताकि जो आपका लेंथी सिलेबस है वो कम टाइम में कवर हो जाए। दूसरा पॉइंट है कि शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। थर्ड वन की ये जो मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चन है ना, इनमें हमने जो ना प्रीवियस क्वेश्चन बेसिस पे सेलेक्ट किए हैं। तो टोटल अगर हम क्वेश्चन की बात करें 5 यूनिट से तो 28 क्वेश्चन यहाँ पे होने वाले हैं। लेकिन आज ये जो पार्ट 1 है तो केवल फर्स्ट एंड यूनिट सेकंड के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको हम यहाँ पे कवर करेंगे। बाकी यहाँ पे जो नोट्स लिखे हुए हैं हैंड रिटन, इनको आप फार्मेसी वाला ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपली आप प्ले स्टोर पर सर्च कर लेना, या फिर आपको लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में कि कैसे डाउनलोड करते हैं, वो वीडियो में आप समझ सकते हैं। तो बात करते हैं यहाँ पे, तो यूनिट फर्स्ट की बात करें तो यहाँ पे जो सबसे पहले जो क्वेश्चन बनता है अगर मैं बताऊँ तो ये एक इंट्रोडक्शन का ही क्वेश्चन होगा कि लिखा है कि डिफाइन फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी एंड राइट द स्कोप एंड एप्लीकेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी, जो कि कई बार शॉर्ट में 2 मार्क्स में डेफिनेशन भी आ जाती है, वरना लेंदी क्वेश्चन इसका यहाँ में 7 मार्क्स में पूछे जाते हैं। तो देखिए हमारे सब्जेक्ट ही एक न्यू सब्जेक्ट है यहाँ पे फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी। तो पहला क्वेश्चन हमारा भी यही बनता है। अगर हम ये क्वेश्चन बेसिक आए भी नहीं सिलेबस में या क्वेश्चन पेपर में, फिर भी हमको समझना है कि आखिर क्या है फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी, इसमें हम इस सब्जेक्ट को बी फार्मा में क्यों पढ़ रहे हैं यहाँ पे, और कहाँ कहाँ इसको आप अप्लाई करने वाले हैं, इसका यूज़ कहाँ कहाँ होने वाले हैं। तो देखो सिंपली ना बहुत इजी तरीके से यहाँ पे हम समझेंगे। वर्ड को हम ब्रेक करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी, बायो प्लस टेक्नोलॉजी, हमने 2 वर्ड में इसको ब्रेक कर दिया है। बायो आपने बायोलॉजी पढ़ी होगी, यानी कि जहाँ पे हम जीव जंतुओं की स्टडी करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं। तो बायो का मतलब है लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे कि पेड़ पौधे हुए, ह्यूमन बीइंग या एनिमल वगैरह, माइक्रोब्स वगैरह, वो आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म है। टेक्नोलॉजी का मतलब होता है, देखो लॉजी का मतलब होता है स्टडी करना, एंड टेक्नो का मतलब टेक्नोलॉजी यानी कि टेक्निक्स की स्टडी करना या स्किल्स की स्टडी करना। अब यहाँ पे हमारी दोनों टर्म को अगर हम मिला दें तो इसका मतलब क्या बनता है, मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिज्म पे कोई टेक्नोलॉजी अप्लाई करके उसकी स्टडी करना। मतलब सपोज हमारे माइक्रोब्स हैं या प्लांट वगैरह हैं, हम उसमें ना कोई टेक्नोलॉजी अप्लाई करेंगे और फिर देखेंगे कि क्या एक न्यू प्रोडक्ट बन रहा है, या फिर हमारा प्लांट कैसे काम कर रहा है या माइक्रोब कैसे काम कर रहा है, वो सारी स्टडी बायोटेक्नोलॉजी कही जाएगी। अब सिंपल आप अपनी लैंग्वेज में बना के लिख सकते हैं, या मैंने बहुत ही ईजी यहाँ पे लिखा है कि बायोटेक्नोलॉजी इज डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ साइंस, साइंस की एक ब्रांच होती है इन विच वी अप्लाई टेक्नोलॉजी ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज एनिमल, प्लांट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू मेक ए न्यू डिजायरेबल प्रोडक्ट। मतलब कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारी जो भी टेक्निक होती है ना, टेक्निक या कोई भी हमारा जो स्किल होता है, जो हमारे अंदर कुछ मतलब कि खास चीज़ें हैं या फिर हमारे अंदर कोई आइडिया है, उसको ना अपने किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, या तो एनिमल हुआ या हम ह्यूमन बींग खुद हुए या कोई माइक्रोब्स वगैरह हो, उस पर अप्लाई करना होता है। और एक आपका न्यू डिजायरेबल प्रोडक्ट आप यहाँ पे बना सकते हैं, जैसे आप सोच रहे हैं, जैसे आपकी इच्छा है, या जैसे ह्यूमन बींग को फ़ायदा हो सकता है। तो वो बायोटेक्नोलॉजी। अभी आपको मैं एग्जांपल बताऊंगा ना, तो आप कहोगे इसका तो हम यूज़ बहुत दिनों से कर रहे हैं और ये बहुत हेल्पफुल भी है हमारे लिए। तो देखो एग्जांपल में देखो, सबसे पहला हाइब्रिड क्रॉप्स। हाइब्रिड फसलें आपने देखी हैं या सुना तो ज़रूर भी होगा कि कुछ फसलें ऐसी होती हैं जो कि 2 फसलों को, 2 किस्मों को मिला करके बनाई जाती हैं, इनको हम हाइब्रिड फसलें बोलते हैं। तो वो भी ना बायोटेक्नोलॉजी की मदद से ही बनाई जाती हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में आपने सुना होगा, जहाँ पे हम स्पर्म वगैरह लेते हैं, एग वगैरह लेते हैं मदर का, और स्पर्म लेते हैं मतलब कि जो भी मेल होता है, फादर होता है, और उन दोनों को हम एक टेस्ट ट्यूब में मिला करके बेबी को डेवलप कराते हैं आर्टिफिशियल कंडीशंस में। तो वो भी बायोटेक्नोलॉजी की मदद से ही होता है। यहाँ पे हम बायो बोले तो लिविंग ऑर्गेनिज्म पे अपनी टेक्नोलॉजी को अप्लाई कर रहे हैं। क्लियर हो गया। डिसीज रेजिस्टेंस प्लांट, कुछ जो प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें डिसीज ईजिली हो जाती हैं, लेकिन हमने अपनी टेक्नोलॉजी अप्लाई करी, उसमें ऐसा जीन डाल दिया कि फिर उसमें कोई बीमारी ही नहीं हो रही है। तो ये भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। इसके मैं आपको यहाँ पे सिंपल इमेज दिखा देता हूँ, आपको इमेज से ना थोड़ा अच्छा यहाँ पे समझ आएगा।
ये जो आपको पहला जो दिखेगा ना नज़र जो आ रहा है, ये सेब जो है ये एक अलग कलर में है, ये एक अलग कलर में है। अब आप कहोगे कि ये हरे वाले जो हैं ये कच्चे हैं, ये वाले पके हैं। ऐसा नहीं है, कुछ जो सेब होते हैं ना जो हरे होते हैं ना वो भी मीठे होते हैं, मतलब आप बोल सकते हैं अलग अलग वैरायटी के हैं। तो ये जो सेब है ना, मतलब ये दो अलग अलग किस्मों को मिला करके हाइब्रिड बनाए गए हैं। तो हाइब्रिड किसके मदद से बनाए जाते हैं? इसी वायर टेक्नोलॉजी की मदद से। सेकंड, आप यहाँ पे देखोगे ये जो आपका कॉर्न है ये यहाँ पे ख़राब है, इसमें डिसीज है। इधर देखोगे ये बिल्कुल सही है। तो जो आपके प्लांट या जो आपके फल या जो आपकी सब्जियाँ जिनमें कीड़े मकोड़े जल्दी लग जाते हैं, वो जल्दी ख़राब हो जाती हैं, उनमें आप ऐसा जीन डाल सकते हैं जो कि उन कीड़े मकोड़ों से या डिसीज से लड़ सकें, यानी डिसीज रेजिस्टेंस वो बन सकें। तो वो हम किसकी मदद से कर पाते हैं? इसी वायर टेक्नोलॉजी की मदद से। तीसरा, आप देखोगे यहाँ पे जो है ना टेस्ट ट्यूब बेबी को यहाँ पे दिखाया गया है, जहाँ पे आप टेस्ट ट्यूब के अंदर आर्टिफिशियल कंडीशन में यहाँ पे एक इंसान के बच्चे को यहाँ पे पैदा कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे मुमकिन हो सका है किसकी मदद से? बायो टेक्नोलॉजी की मदद से। अगर मैं आपको ओवरऑल कहूँ ना कि बायो टेक्नोलॉजी क्या है, यानी कि जिसने हमारी ज़िंदगी को आसान कर दिया है, हमारे लाइफ स्टाइल को यहाँ पे और ऊंचा कर दिया है, वो आपका बायो टेक्नोलॉजी है। अभी कई सारी चीज़ें ना आप यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड में पढ़ने वाले हैं, जो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। बिल्कुल भी आपने ना यहाँ पे एकदम टेंशन नहीं लेना, बहुत ईजी सब्जेक्ट है और ऐसा लगेगा कि यार ऐसी चीज़ें मेरे को पढ़नी चाहिए, मेरे को समझना चाहिए इन सभी चीज़ों के बारे में। ठीक है, तो समझ आए क्या है आपका बायो टेक्नोलॉजी। यहाँ पे और भी एग्जांपल हैं, जैसे कि आप इंसुलिन बना सकते हैं, इंसुलिन हार्मोन फ्रॉम बैक्टीरिया। आपको पता है इंसुलिन की कमी से आपका डायबिटीज़ हो जाता है, शुगर, और ये आजकल इंडिया में बहुत ज़्यादा बीमारी चल रही है, और मतलब बहुत दिनों से चल रही है। और इंसुलिन जो है वो हमारे पैनक्रियाज के द्वारा बनता है, लेकिन यहाँ पे हम बायो टेक्नोलॉजी की मदद से ना इंसुलिन बैक्टीरिया से भी बना सकते हैं, है ना एक अच्छा तरीका। तो ये किसकी मदद से सारा कुछ हो पाया है? बायो टेक्नोलॉजी की मदद से। ऐसे ही जो हम पनीर बनाते हैं, दही बनाते हैं, वो भी एक बायोटेक्नोलॉजी की मदद से ही बनता है। दही कैसे बनता है? आपका दूध होता है गर्म हुआ या उबला हुआ, उसको हम रख देते हैं और उसमें बाहर से जो आपके माइक्रोब होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वो डाले जाते हैं। अब बैक्टीरिया जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो यहाँ पे काम कर रहा है, उसके ऊपर हमने अपने एक स्किल या अपना एक आइडिया वहाँ पे अप्लाई किया है। तो ये भी एक एग्जाम्पल होगी किसका? बायोटेक्नोलॉजी का। क्लियर हुआ? तो ये सिंपल अभी आपने समझा है बायोटेक्नोलॉजी। लेकिन यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन पूछा है ना वो है डिफाइन फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी। देखिए बायोटेक्नोलॉजी के बिना अलग अलग ब्रांच हैं। फार्मास्यूटिकल का मतलब होता है फार्मेसी, या बोले तो मेडिसिन, या बोले तो ड्रग। मतलब कि बायोटेक्नोलॉजी की मदद से अगर हम ड्रग बनाएं, मेडिसिन बनाएं, कैप्सूल बनाएं, एंटीबॉडीज़ बनाएं, एंटीबायोटिक्स बनाएं, तो वो जो स्टडी है ना सारी मेडिसिन से रिलेटेड, वो फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी या मेडिसिनल बायोटेक्नोलॉजी भी कही जाती है। तो सिंपल यहाँ पे आपने एक और डेफिनेशन यहाँ पे लिखनी होगी कि फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी यानी कि फार्मास्यूटिकल इज मीन्स रिलेटेड टू ड्रग और मेडिसिन। तो फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी इज डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ फार्मेसी इन विच बायोटेक्नोलॉजिकल मेथड्स आर यूज्ड टू डेवलप फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट सच एज ड्रग, मेडिसिन, टैबलेट, कैप्सूल। मतलब कि बायोटेक्नोलॉजी की मदद से ड्रग को बनाना, किसी एंटीबायोटिक, किसी इंसुलिन, किसी वैक्सीन या एंटीबॉडीज़ को बनाना, यही आपका फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी कहा जाता है। अभी आप इसकी ना कई सारी और भी ब्रांच को समझोगे तो आप डिफ्रेंशिएट यहाँ पे इजीली कर पाओगे। तो बस 2-4 मिनट का वेट करो, आपने सिंपल एग्जाम्पल लिखना है इंसुलिन, एंटीबायोटिक्स, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़, वैक्सीन्स वगैरह आप बायोटेक्नोलॉजी की मदद से यहाँ पे बना पा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो टर्म है ना बायोटेक्नोलॉजी, एक साइंटिस्ट है या बोलते हैं एक इंजीनियर है, कार्ल एरिकी, जो कि हंगरी के इंजीनियर थे। उन्होंने 1919 में ये सबसे पहले टर्म यूज़ की थी बायोटेक्नोलॉजी, और उन्हीं को ना फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के नेम से यहाँ पे जानते हैं, फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अब यहाँ पे हम हमारा जो क्वेश्चन जो कह रहा है ना वो पूछ रहा है कि आपने ना उसका स्कोप बताना है एंड उसकी एप्लीकेशन बतानी है। अगर आपने ये दोनों चीज़ें समझ ली ना तो आपको ये भी क्लियर हो जाए कि क्यों आप इस सब्जेक्ट को यहाँ पे बी फार्मा में या इस सिलेबस में 6M में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे स्कोप की बात करते हैं। स्कोप का मतलब होता है कि कहाँ कहाँ किस किस एरिया में या किस किस सेक्टर में इसका यूज़ कर रहे हैं, इसकी ब्रांचेस क्या क्या हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी हैज़ वाइड स्कोप इन वेरियस फील्ड, अलग अलग फील्ड में इसका बहुत बड़ा स्कोप है। इसके अलग अलग ब्रांचेस हैं। देखिए सबसे पहली ब्रांच आपकी वही है मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी, जिसको हम ना रेड बायोटेक्नोलॉजी भी बोलते हैं। इट फोकस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ मेडिसिन, वैक्सीन एंड डायग्नोस्टिक डिवाइस, कि जो ना फोकस करती है मेडिसिन पे, मेडिसिन कैसे बना सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी से, या वैक्सीन कैसे डेवलप की जा सकती हैं, या फिर आपका इंसुलिन, एंटीबॉडीज़ या प्रोटीन या हार्मोन वगैरह। तो ये सभी जो अगर आप स्टडी कर रहे हैं
तो ये मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी या आप इसको ही फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी बोल सकते हैं। इसको ही हमने रेड बायोटेक्नोलॉजी भी बोलते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी एक ब्रॉड टर्म है, ठीक है, और उसी के अंदर अलग अलग ब्रांचेस हैं। तो हम जो पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी या फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी। सेकंड जो इसकी ब्रांच है वो है एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी, जिसको हमने ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। ये मोस्टली फोकस करती है आपकी जो क्रॉप्स होती हैं, फसलें जो होती हैं, उनको आप कैसे और बेहतर बना सकते हैं, कैसे नई नई वैरायटी के गेहूं के, अनाज के या चावल वगैरह के कैसे कैसे नए नए पौधे यहाँ पे डेवलप किए जा सकते हैं, कैसे उनको हम डिसीज रेजिस्टेंस बना सकते हैं। तो ये आपका हो गया एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी। सिंपल। थर्ड है इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी, इसको हमने ग्रे बायोटेक्नोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। ये फोकस करते हैं कि इन्वायरमेंट में जो वेस्ट हैं, जो हम पोल्यूशन वगैरह कर रहे हैं, उनको हम कैसे मिनिमाइज कर सकें, कैसे पोल्यूटेंट्स को हम यहाँ पे डिग्रेड करके अपने इन्वायरमेंट से दूर कर सकें। तो ये उस पर फोकस करती है। तो लिखा है कि दिस फोकस ऑन वेस्ट मैनेजमेंट एंड क्लीनिंग अप द पोल्यूटेंट्स फ्रॉम द इन्वायरमेंट। क्लियर हो गया। थर्ड वन इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी, इसको हम ना वाइट बायोटेक्नोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। ये ना फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी की ब्रांच है, जो कि फोकस करते हैं कि इंडस्ट्री में हम नए नए प्रोडक्ट कैसे बनाएं, जैसे कि एंजाइम्स वगैरह या बायोफ्यूल। बायोफ्यूल का मतलब है कि जैविक जो आपके ईंधन होते हैं, जैसे कि बायोगैस वगैरह हो गया, बायोडीजल हो गया। तो ये जो सारी चीज़ें ना, ये इंडस्ट्री में आप कैसे बना सकते हैं, उनकी स्टडी यहाँ पे इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी कही जाएगी। नेक्स्ट है फूड बायोटेक्नोलॉजी। ये ना फूड पर फोकस करती है कि फूड को हम कैसे सेफ़ बनाएं, कौन कौन से फल यहाँ पे हम डेवलप कर सकते हैं, उनकी क्वालिटी, उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू को हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो ये आपका फूड बायोटेक्नोलॉजी है। लास्ट में है मैरीन बायोटेक्नोलॉजी। मैरीन इनकी जो समुद्री जो जीव होते हैं, उनका यूज़ करके हम क्या क्या चीज़ें यहाँ पे बना सकते हैं, क्या क्या मेडिसिन, क्या क्या आपका जैविक ईंधन या इन्वायरमेंट को कैसे हम यहाँ पे अच्छे से मतलब कि मैनेज कर सकते हैं। तो ये जो स्टडी आपकी मैरीन बायोटेक्नोलॉजी कही जाएगी। तो ये आपने क्या देखा, इसका स्कोप देखा, बायोटेक्नोलॉजी के अलग अलग कहाँ पे ब्रांचेस हैं। एंड इसके बाद देखिए बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी के क्या क्या एप्लीकेशन हैं, क्या क्या यूजेस हैं ना, वो आपने यहाँ पे बताने हैं। सबसे पहले कि देखिए बायोटेक्नोलॉजी प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ न्यू फार्मास्यूटिकल। न्यू फार्मास्यूटिकल का मतलब सारी चीज़ें आ जाती हैं इसमें। मेडिसिन के अंदर जैसे कि आपके टैबलेट हो गया, सिरप, सस्पेंशन या वैक्सीन्स या एंटीबायोटिक्स वगैरह। एंड साथ के साथ जो आपके मेडिकल डिवाइस होते हैं ना, जैसे कि स्टेथोस्कोप हो गया, थर्मामीटर हो गया, या बीपी मीटर हो गया, या इसके अलावा आपके जो होता है प्रेगनेंसी किट वगैरह और ग्लूकोमीटर वगैरह, सारी चीज़ें आजकल आप बायोटेक्नोलॉजी की मदद से ही बना रहे हैं। अभी मैं आपको आगे समझा दूंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन वही होने वाला है। तो यहाँ पे इसका एक यूज़ हो गया। साथ के साथ आगे यहाँ पे चीज़ें लिखी हुई हैं, जैसे कि वैक्सीन्स के बनाने में, जीन थेरेपीज़ के बनाने में, एंटीबायोटिक्स के बनाने में, या आपके हार्मोन, विटामिन, प्रोटीन, सभी में ना हम बायोटेक्नोलॉजी का ही यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। सेकेंड है टू इम्प्रूव क्रॉप यील्ड, क्वालिटी एंड रेजिस्टेंस इन प्लांट। जो आपकी फसलें हैं, आप उनकी ना उपजाई शक्ति को बढ़ा सकते हैं, उनको ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। सेकंड वन की उनकी क्वालिटी भी अच्छी रहेगी और उनके अंदर ना जो डिसीज़ का रेजिस्टेंस है वो भी डेवलप रहेगा, उसमें डिसीज़ वगैरह इजली नहीं हो पाएगी प्लांट के अंदर। तो ये इसका फ़ायदा है, ये इसकी एप्लीकेशन है। थर्ड वन इन प्रोडक्शन ऑफ कॉस्मेटिक जो आपके स्किन केयर प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि आपका क्रीम वगैरह, लोशंस वगैरह, नई नई तरह की चीज़ें, एलोवेरा, ये सारी चीज़ जो आ रहे हैं, तो ये सभी जो है किसके द्वारा बनाए जा रहे हैं, कॉस्मेटिक, मतलब कि इसी बायोटेक्नोलॉजी की मदद से। या फ्रेगनेंसेस की बात करें, इत्र वगैरह, तो सारी चीज़ें इसी की मदद से बनती हैं। लास्ट में आपके 4-5 पॉइंट आपने और लिखने हैं। चौथा पॉइंट है यहाँ पे कि इन द असेसमेंट एंड मॉनिटरिंग ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशन, बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम। आपने अपने इन्वायरमेंट में ये भी पता लगा पाएंगे इसकी मदद से कि कितने पोल्यूटेंट्स हैं, किसकी वजह से पोल्यूशन यहाँ पे हो रहा है, आप उसको कैसे मैनेज कर पाएंगे, और बायोडाइवर्सिटी जो होती है उसको आप यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं, एंड इकोसिस्टम को भी यहाँ पे आप मेंटेन रख सकते हैं। तो ये इसकी एप्लीकेशन होगी। नेक्स्ट है इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ थेराप्यूटिक प्रोटीन्स, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ एंड वैक्सीन। प्रोटीन, वैक्सीन और मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ये ज़्यादातर हमारे ना जीवों से ही बनाई जाती हैं, और ये इसी बायोटेक्नोलॉजी की मदद से ही बनाई जा रही हैं। नेक्स्ट है कि टू डेवलप जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, इनहांस फूड सेफ्टी एंड न्यूट्रिशनल वैल्यू। आजकल आप नई नई तरह की फसलें देखते हैं, और अलग अलग टाइम पे अलग अलग सीजन के फ्रूट भी आपको मिल जाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें जो आपके आम वगैरह होते हैं, आम मोस्टली कब चलते हैं, गर्मियों में ही चलते हैं, लेकिन आपको वो पीला वाला आम जो नज़र आता है वो ना मोस्टली यहाँ पे अगर आप देखोगे वो जेनेटिकली वो ना चेंज किया गया, मॉडिफाई किया गया है, और उसको हम ना ठंडियों, गर्मियों, सर्दियों हर टाइम पे उसको आप देख पाते हैं। ऐसे आप मॉल वगैरह में जाते हैं ना, आपको सब तरह की सब्जी
और मतलब कि मोस्ट ऑफ द सब्जी एक ही टाइम पे मिल जाती हैं, चाहे वो सर्दी हो, गर्मी हो या बरसात हो। तो ये किसकी वजह से पॉसिबल है? सिंपल बस बायोटेक्नोलॉजी की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे इन क्लीनिंग ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट्स एंड रिड्यूस वेस्ट बाई बायोडिग्रेडेशन प्रोसेस। आप पोल्यूशंस जो हो रहे हैं, पोल्यूशन जो हो रहा है आपका इंडस्ट्रीज़ में या इंडस्ट्री की वजह से, तो उनको भी वहाँ पे आप कम कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि इन प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल्स एंड एनर्जी बाय यूजिंग बायोलॉजिकल मेथड। आप यहाँ पे बायोगैस वगैरह, बायोडीजल, बायोपेट्रोल, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे आप बना सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी की मदद से। तो इस तरीके से जो आपका क्वेश्चन है ना, ये यहाँ पे कवर होता है कि क्या है बायोटेक्नोलॉजी, उसका स्कोप क्या है और उसकी ज़रूरतें क्या हैं। तो अब आपको ये भी समझ आ गया हो कि इस सब्जेक्ट को हम यहाँ पे क्यों पढ़ रहे हैं। सारी 5 यूनिट में आप अलग अलग टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ने वाले हैं, कैसे अपन को यूटिलाइज कर पाएंगे अपने काम के लिए। तो ये इस तरीके से पहला क्वेश्चन कवर होता है। एंड इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की डिफाइन एंजाइम इमोबिलाइजेशन एंड राइट डिफरेंट मेथड्स ऑफ एंजाइम इमोबिलाइजेशन विद एग्जांपल, जो कि मोस्टली ना लॉन्ग में ही क्वेश्चन बनता है। मैं आपको सिलेबस में यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे एंजाइम बायोटेक्नोलॉजी के आगे है मेथड्स ऑफ एंजाइम इमोबिलाइजेशन। तो सिंपल अगर मैं वर्ड को ब्रेक करूँ, एंजाइम प्लस इमोबिलाइजेशन। एंजाइम का मतलब यहाँ पे एक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है? जो एक रिएक्शन को ना स्पीड अप करने का काम करता है, उसको तेज़ी से कराता है। एंड बायोलॉजिकल कहने का मतलब जो कि हमारी बॉडी में पाया जाता है या हमारी बॉडी में जो भी रिएक्शन हो रही होती हैं, यानी कि कई सारे हमारे बायो मोलिक्यूल्स बनते हैं, 2 छोटे छोटे कंपाउंड से मिलकर एक बड़ा कॉम्प्लेक्स बनता है, या बड़े कॉम्प्लेक्स के टूटने से छोटे छोटे कंपाउंड बनते हैं। तो वो जो सारी रिएक्शन हमारी बॉडी में हो रही होती हैं, तो उनको ना एक एंजाइम या तो एक कैटलिस्ट वहाँ पे वो रेगुलेट करता है, उनको स्पीड अप करने का काम करता है, वही आपका एंजाइम कहा जाता है। ये आपको मालूम भी होगा, बस मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया है। इमोबिलाइजेशन, इम का मतलब होता है नो, मोबिलाइजेशन का मतलब है नो मूवमेंट, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाना, मतलब कि एक ही जगह रुक जाना। मोबिलाइजेशन एक जगह से दूसरी जगह जाना, लेकिन इमोबिलाइजेशन एक ही जगह पे रुके रहना। तो इमोबिलाइजेशन का मतलब है नो मूवमेंट, यानी कि मेकिंग समथिंग अनेबल टू मूव। मतलब कि यहाँ पे जो आपका एंजाइम है ना, जो आपका बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है, आपने उसको एक जगह बांध के रखना है कि वो कहीं भी नहीं घूमे, वो अपनी मर्जी से रिएक्शन नहीं करने लग जाए कहीं भी, या कहीं पे कोई प्रोडक्ट नहीं बनाने लग जाए। बस यही प्रोसेस एंजाइम इमोबिलाइजेशन कही जाती है। अब आपको कि ये इसकी ज़रूरत क्यों है, अभी मैं आपकी इसकी ज़रूरत है आपको बता दूंगा, जस्ट आप इसको पहले डिफाइन कर दो। तो सिंपल यहाँ पे आपने लिखना है कि एंजाइम इमोबिलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ अटैचिंग ऑफ एंजाइम टू ए सॉलिड सपोर्ट या मैट्रिक्स। मतलब कि एंजाइम को ना हम एक सॉलिड सपोर्ट या किसी मैट्रिक्स से ना बांध के रखेंगे, उसके साथ ना उसको कॉम्प्लेक्स बना के रखेंगे टू रेस्ट्रिक्ट देयर मूवमेंट, ताकि वो मूव नहीं कर सके और वो एक ही जगह पे फिक्स रह सके। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये एंजाइम है और एंजाइम को हम ना बांध के रख रहे हैं किसी कैरियर से। कैरियर क्या होता है? जो कि एक वाहक की तरह काम करता है। जैसे साइकिल के पीछे का एक आपने देखा होगा जिस पर लोग बैठ जाते हैं, वो कैरियर ही होता है, वो एक वाहक है, वो एक जगह से दूसरी जगह किसी चीज़ को ले जाता है। तो आपका जो एंजाइम है ना, उसी कैरियर से यहाँ पे जुड़ा पड़ा है। जब तक ये कैरियर इससे जुड़ा रहेगा तो एंजाइम आपका एक्टिवेट नहीं होगा। जैसे ही एंजाइम फ्रीली मूव करेगा, वो एक्टिवेट हो जाएगा, वो किसी भी रिएक्शन में रोल निभा सकता है। तो हम इसको यहाँ पे बांध के क्यों रखते हैं? देखो, हम जब कोई भी रिएक्शन करा रहे होते हैं बॉडी के बाहर, है ना, तो अगर हम बायोलॉजिकल कोई भी जीव जंतु का पार्ट, टिश्यू वगैरह, या कोई भी माइक्रोरिज्म का यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं अपने किसी भी मतलब कि टेक्नोलॉजी को अप्लाई करने में, तो वहाँ पे हमें एंजाइम की ही ज़रूरत पड़ती है। एंजाइम यानी कि बायोलॉजिकल कैटलिस्ट की ही ज़रूरत पड़ती है। तो वो जो है ना, हम उसको ना इस तरीके से ही कॉम्प्लेक्स रूप में बना करके रखते हैं, या तो स्टोर करके रखते हैं। अब जब हमें ज़रूरत पड़ती है कि हमें ये वाला एंजाइम चाहिए, तो हम उसको कैरियर से बाहर निकालते हैं और वो एंजाइम रिएक्शन करवाने वहाँ पे लग जाता है। अगर वो फ्रीली मूव करेगा ना, फ्रीली वो मूवमेंट करेगा, तो वो डिग्रेड हो जाएगा, वो ख़राब हो जाएगा और वो स्टेबल नहीं रहेगा। तो यहाँ पे क्या ज़रूरत है आपको समझ आई इसकी, कि अपने एंजाइम को ना मोर स्टेबल और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, और उसको हम जब मन चाहें जब यूज़ करने के लिए एंजाइम इमोबिलाइजेशन यहाँ पे हम करते हैं। इतना क्लियर हो गया। अब ये जो एंजाइम इमोबिलाइजेशन है ना, आगे आप जो भी टेक्नोलॉजी पढ़ने वाले हैं ना, उनमें आप इसका यूज़ करो, कहाँ कहाँ से अपने एंजाइम यहाँ पे चाहिए होंगे। अब मैं आपको आगे बताता रहूँगा, बस एडवांटेज आप समझ लो। एंड यही जो है ना यहाँ पे इसके ना एडवांटेज कहे जाएंगे। तो इसके सबसे पहले कि इट एनहांस द स्टेबिलिटी ऑफ एंजाइम। जो आपका एंजाइम है वो ज़्यादा स्टेबल रह पाएगा अगर आप उसको ना बांध करके रखोगे। जैसे कि सिंपल आप देखो, अगर ये जो एंजाइम है अगर ये फ्रीली मूव करता, अकेला रहता, तो वो किसी भी रिएक्शन में आपका रोल निभा सकता था, वो किसी से भी डिग्रेड हो सकता है, किसी से भी वो ख़राब हो सकता है। लेकिन अगर वो कैरियर से यहाँ पर जुड़ा पड़ा है, तो यानी कि वो यहाँ पर स्टेबल ज़्यादा रहेगा।
ठीक है। सेकंड है कि इट अलाउज द रीयूज ऑफ एंजाइम, आप यहाँ पे ना एंजाइम को ना बार बार यूज़ कर पाएंगे, रीयूज़ कर पाएंगे। अभी मैं आपको सिंपल समझा दूंगा। थर्ड वन की इमोबिलाइज्ड एंजाइम, जो बंधा हुआ जो एंजाइम रहता है ना कैरियर के साथ, कैन बी इजिली सेपरेटेड फ्रॉम रिएक्शन प्रोडक्ट एंड रीयूज, वो इजीली सेपरेट हो जाता है और उसको आप दोबारा भी यूज़ कर पाते हैं। जैसे मैं आपको सिंपल यहाँ पर रिएक्शन समझा देता हूँ। जिसकी एंजाइम काम कैसे करता है, एंजाइम ई को ई से मैं आपको डिनोट कर देता हूँ। एंजाइम जो कि सबस्ट्रेट से रिएक्शन करता है या बोले तो जो रिएक्टेंट होता है उससे रिएक्ट करता है। और यहाँ पे सबसे पहले ना एंजाइम और सबस्ट्रेट का ना कॉम्प्लेक्स बनता है, जिसको हम ई एस से यहाँ पे डिनोट कर देते हैं। कॉम्प्लेक्स आपका यहाँ पे बन जाता है, ठीक है। अभी जो कॉम्प्लेक्स बना है ई एस का, एंजाइमिक और सबस्ट्रेट का, अब इसी से आपका प्रोडक्ट बनता है और लास्ट में एंजाइम जो है बिल्कुल अलग हो जाता है, क्योंकि एंजाइम का काम केवल रिएक्शन को कराना है, ना कि उसमें इन्वॉल्व होना, ठीक है। अब ये जो एंजाइम है ये इजीली यहाँ से सेपरेट भी हो गया है, साथ के साथ आप इसी को दोबारा से रीयूज़ भी कर पाएंगे। तो ये किसकी मदद से ज़्यादातर पॉसिबल हो पाता है, इसी एंजाइम इमोबिलाइजेशन की मदद से। अब इसके और भी एडवांटेज हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट आप देखोगे इमोबिलाइज्ड एंजाइम सो हायर कैटालाइटिक एक्टिविटी एंड प्रोडक्टिविटी एज कम्पेयर टू फ्री एंजाइम, जो फ्रीली मूव करते हैं ना एंजाइम, उनके कंपेरिजन में जो आपके बंधे हुए एंजाइम है, इमोबिलाइज्ड एंजाइम है, वो ज़्यादा एक्टिविटी शो करते हैं और हाई प्रोडक्टिविटी वो शो करते हैं। तो इसका फ़ायदा हो गया। नेक्स्ट है कि इट प्रोटेक्ट्स एंजाइम फ्रॉम डिग्रेडेशन एंड डीएक्टिवेशन, यानी कि अगर आप एंजाइम को बांध देते हैं कैरियर के साथ में, उसको आप इमोबिलाइज कर देते हैं, वो प्रोटेक्ट रह पाता है क्योंकि उसका डिग्रेडेशन नहीं होगा और ना ही वो डीएक्टिवेट होगा। लास्ट में है वी कैन कंट्रोल द रेट ऑफ रिएक्शन, जो भी हम रिएक्शन करा रहे हैं ना, आप उसके रेट को कंट्रोल कर सकते हैं। देखो अगर यहाँ पे फ्रीली मूव करने वाला एंजाइम होता ना, तो वो कितनी भी क्वांटिटी में इससे ऐड हो सकता है और कितनी भी देर तक वो यहाँ पे ऐड रह सकता है। मतलब आप रिएक्शन को कम, उसकी स्पीड को कम या फिर ज़्यादा नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप यहाँ पे जो आपका इमोबिलाइज्ड वाला यूज़ कर पाएंगे, तो आप अपनी मर्जी से जितनी क्वांटिटी चाहो उतना वहाँ पे आप रिलीज़ करोगे एंजाइम की, और वो उतनी ही तेज़ रिएक्शन को कराएगा या फिर कम कराएगा। तो आप अपने रेट को भी यहाँ पे कंट्रोल कर पाएंगे। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हो जाएंगे। जैसे कि पहला जो डिसएडवांटेज ये है कि कुछ जो एंजाइम होते हैं, क्या है कि सम एंजाइम में लॉस देयर एक्टिविटी। देखो यहाँ पे क्या होता है, एंजाइम जो है बॉन्ड बना के रखता है कैरियर के साथ में, अगर उसके स्ट्रक्चर में चेंज हो गया मतलब कि वो अपने सबस्ट्रेट से अच्छे से जुड़ नहीं पाएगा, कई बार उसकी एक्टिविटी ही यहाँ पे लॉस हो जाती है। तो इसका डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट यहाँ पे हाई कॉस्ट ऑफ इमोबिलाइजेशन, इसमें भाई खर्चा ज़्यादा आता है। यहाँ पे कई सारे केमिकल यूज़ करने होते हैं जो कि आपका एज ए कैरियर काम करते हैं, या आपका सॉलिड सपोर्ट यहाँ पे या मैट्रिक्स की तरह यहाँ पे काम करते हैं। लास्ट में जो आपका इमोबिलाइज्ड एंजाइम जो होते हैं में लीच आउट फ्रॉम मैट्रिक्स ओवर द टाइम, कुछ टाइम बाद, 1 महीने बाद या कई बार 10-15 दिन बाद जो आपके एंजाइम है वो लीच कर जाते हैं, बोल तो वहाँ से रिसाव उनका होने लग जाता है, किससे, जो आपका सॉलिड सपोर्ट आपने यहाँ पे कैरियर यूज़ किया। तो ये भी कई बार इसका डिसएडवांटेज हो जाता है। तो ये आपने सिंपल देखा कि क्या है एंजाइम इमोबिलाइजेशन, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज। आप कौन कौन से तरीक़ों से आप ये कर सकते हैं एंजाइम का इमोबिलाइजेशन, वो यहाँ पे आपने बताने हैं। जिसके 2 तरीके हैं, फिजिकल मेथड और केमिकल मेथड। फिजिकल मेथड में आप ना फिजिकल फोर्स यहाँ पे काम करेंगे, जिसकी एड्जॉर्प्शन मेथड एक इसका तरीका हो गया, एक इंटरपमेंट मेथड एक आपका इनकैप्सुलेशन मेथड है। एंड सेकंड यहाँ पे देखिए हुआ है केमिकल मेथड, यानी कि यहाँ पे जो है ना वो केमिकल बॉन्ड से जुड़ता है आपको जो भी एंजाइम होता है कैरियर के साथ में। इसमें है कोवैलेंट बॉन्डिंग और क्रॉस लिंकिंग। तो यहाँ पे हम बारी बारी से सबको देख लेते हैं। पहला है देखिए एडजॉर्प्शन मेथड। एडजॉर्प्शन का मतलब होता है किसी भी कंपाउंड की सतह पे, यानी कि बाहर की जो सतह होती है ना उस पर आके चिपक जाना, सरफेस पे आके चिपक जाना। तो सिंपल मैं आपको दिखाऊं कि जो ना कैरियर है या तो मैट्रिक्स है, यहाँ पे एंजाइम ने उसके सरफेस से आके ना सिंपल यहाँ पे चिपक चुका है, और इसी को हम यहाँ पे एब्जॉर्ब होना कहते हैं। एक होता है एब्जॉर्ब होना। एब्जॉर्ब होने का मतलब है कि अंदर बिल्कुल समा जाना, अंदर अफसोस हो जाना, अफसोसित हो जाना। लेकिन यहाँ पे जो है ना वो केवल सतह पे आके चिपक रहा है, सरफेस पे आके चिपक रहा है, और उसी को हम बोलते हैं एडजॉर्प्शन मेथड। ये सिंपल जो आपके वीक वंडर वाले फोर्स होते हैं या हाइड्रोजन बॉन्ड जो वीक बॉन्ड होते हैं उनकी मदद से यहाँ पे जुड़ पाते हैं। तो सिंपल है कि एडजॉर्प्शन मीन एडहेशन, यानी कि चिपकना, एडहेशन ऑफ एंजाइम ऑन सरफेस ऑफ कैरियर, कैरियर की सरफेस पे चिपक जाना है एंजाइम का। तो इन दिस मेथड द मोलिक्यूल्स ऑफ एंजाइम्स एडहेयर टू द सरफेस ऑफ कैरियर विद द हेल्प ऑफ वीक फोर्सेस सच एज वंडरवाल फोर्स या हाइड्रोजन बॉन्ड या हाइड्रोफोबिक बॉन्ड। इनमें से किसी भी फोर्स की मदद से जो आपका एंजाइम है वो कैरियर या मैट्रिक्स से यहाँ पे जुड़ जाएगा, अटैच हो जाएगा उसकी सरफेस पे, और यही तरीका आपका एडजॉर्प्शन मेथड कहा जाता है। इसमें कैसे एग्जाम्पल आप सिंपल लिख सकते हैं, जिसकी जो आपका अल्फा अमाइलेज जो एंजाइम है वो कैल्शियम फॉस्फेट की सरफेस पे आके चिपक जाता है, यहाँ पे कैरियर है और ये आपका एंजाइम है। कैटालेज एंजाइम
एक्टिवेटेड चारकोल की सरफेस पर आके चिपक जाते हैं। और सब्टिलिसिन जो आपका एंजाइम है वो आपका कैरियर सेलुलोज से आके चिपक जाते हैं। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया एडजॉर्प्शन मेथड का। सेकंड है इंट्रैपमेंट मेथड। इंट्रैपमेंट का मतलब है, इन का मतलब अंदर एंड ट्रैप का मतलब फंस जाना, मतलब कि एंजाइम का किसी भी कैरियर के अंदर फंस जाना या कोई कैरियर या मैट्रिक्स के अंदर फंस जाना, वही इंट्रैपमेंट कहा जाता है। तो लिखना है कि इन दिस मेथड एंजाइम मोलिक्यूल्स आर इंट्रैप्ड विद इन सुटेबल कैरियर मैट्रिक्स। किसी भी जेल फाइबर या किसी भी मैट्रिक्स में एंजाइम का फंस जाना, अंदर फंस जाना, वो आपका इंट्रैपमेंट कहा जाता है। जिसकी मैंने यहाँ पे सिंपल आपको दिखा रखा है कि ये जो है आप देखोगे ये जेल या फाइबर है, ठीक है। ये आपका ना एज ए मैट्रिक्स या एज ए कैरियर यहाँ पे काम कर रहा है। यहाँ पे बीच बीच में ना एंजाइम आपके यहाँ पे फंस चुके हैं, इंट्रैप हो चुके हैं, तो ये आपका इंट्रैपमेंट मेथड कहा जाएगा। यहाँ पे देखिए एग्जांपल इसके, आपका जो इन्वर्टेज जो एंजाइम है या यूरिएज एंजाइम जो है, पेरोक्सिडेज एंजाइम जो है, वो इसी तरीके से यहाँ पे जो है ना वो स्टोर करके रखे जाते हैं, उसको इमोबिलाइज करे जाते हैं। एंड नेक्स्ट में आपको वो है इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन अगर हम वर्ड की बात करें, इन का मतलब होता है अंदर, कैप्सुलेशन बोले तो कैप्सूल के अंदर। कैप्सूल आपने देखे होंगे, तो कैप्सूल एक बाहर से एक परत सी होती है, उसके अंदर आपकी मेडिसिन भरी होती है। सेम ऐसे ही यहाँ पे आप देखोगे एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यहाँ पे होगी बाहर, उसके अंदर कई सारे एंजाइम एक ही जगह भरे होंगे, तो ये कहा जाता है इनकैप्सुलेशन, यानी कि को जो आपके एंजाइम है उनका कैप्सूल के अंदर भर दिया जाना। तो सिंपल आप यहाँ पे क्या बोलोगे कि इन दिस मेथड एंजाइम्स आर इनकैप्सुलेटेड और इनक्लोज्ड विद इन माइक्रो कैप्सूल और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन विच प्रोटेक्ट एंजाइम एंड प्रोवाइड कंट्रोल्ड रिलीज ऑफ एंजाइम। और यहाँ से वो धीरे धीरे से रिलीज़ होते हैं, जितना मर्जी चाहे हम अपना यहाँ से रिलीज़ करा पाते हैं। तो यहाँ पे एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के अंदर है जो कि कैप्सूल की तरह यहाँ पे काम करती है। एग्जाम्पल इसका कैटालेज ग्लूको आइसोमरेज एंजाइम जो है, आप इसी मेथड से उनको आप यहाँ पे इमोबिलाइज कर पाते हैं। नेक्स्ट में आप बात करते हैं जो कि आपकी केमिकल मेथड के अंदर आते हैं, वो है कोवेलेंट बॉन्डिंग। कोवेलेंट बॉन्ड आप जानते हैं एक बॉन्ड होता है केमिकल बॉन्ड, जिसकी मदद से यहाँ पे एंजाइम आपका इस कैरियर मैट्रिक्स से जुड़ पाएगा। देखो यहाँ पे जो कैरियर मैट्रिक्स है, आप देखोगे एंजाइम और उसके बीच में एक बॉन्ड है। आपने जो पहले जो देखा था ना यहाँ पे एडजॉर्प्शन वाला, वो डायरेक्टली यहाँ पे चिपक रहा था, कोई भी बॉन्ड वगैरह नहीं बना रहा था। लेकिन अब जो है ना थोड़े मजबूत तरीके से बॉन्ड बना करके यहाँ पे जुड़ा है केमिकल बॉन्ड की मदद से। कोई भी आपका एस्टर या फिर आपका यहाँ पे जैसे कि अमाइड बॉन्ड वगैरह होता है, वो यहाँ पे हो सकते हैं। तो इसकी लिखा है कि इन दिस मेथड द एंजाइम मोलिक्यूल्स बाइंड टू कैरियर मैट्रिक्स बाई फॉर्मिंग कोवेलेंट बॉन्ड सच एज अमाइड बॉन्ड या एस्टर बॉन्ड, और एक स्टेबल लिंकेज यहाँ पे बना पाते हैं। एग्जाम्पल इसके ग्लूकोज और ऑक्सीडेज एंजाइम या लाइपेज एंजाइम, वो इसी तरीके से यहाँ पे वो कैरियर मैट्रिक्स के साथ में जोड़ा जाता है। एंड यहाँ पे लिखा है कि इन कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन सम फंक्शनल ग्रुप, जैसे कि आपके अमीन ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, कार्बोक्सिल ग्रुप है, फेनोलिक ग्रुप है, वो यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं बॉन्ड बनाने में। तो ये है कोवेलेंट बॉन्डिंग। लास्ट में आपकी क्रॉस लिंकिंग। क्रॉस लिंकिंग क्या है कि आपने जो है ना कोई भी यहाँ पे कैरियर वगैरह यूज़ नहीं करना होता है। ये आपके जो एंजाइम सारे हैं ना, आपने एंजाइम लेने होते हैं और उसमें केमिकल एजेंट ऐड करना होता है, जिसको आपने क्रॉस लिंकिंग एजेंट बोलते हैं, जो कि यहाँ पे ग्लूटरल्डिहाइड ऐड किया जाता है, जो कि सभी के बीच में क्रॉस लिंकेज कर देता है। जिसकी सिंपल यहाँ पे लिखा है कि इन दिस मेथड एंजाइम्स आर क्रॉस लिंक टू ईच अदर, एक दूसरे से ही वो क्रॉस लिंक किए जाते हैं, और टू सॉलिड सपोर्ट बाई यूजिंग क्रॉस लिंकिंग एजेंट। यहाँ पे आपका ग्लूटरल्डिहाइड या बायो इपोक्साइड एक केमिकल एजेंट डाला जाता है, और उसकी मदद से क्या होता है कि एंजाइम एक दूसरे से, कई सारे एंजाइम एक दूसरे से ही यहाँ पे बॉन्ड बना करके जुड़ जाते हैं, और ये आपकी क्रॉस लिंकिंग कही जाती है। तो ये जो है ना 5 तरीके हैं जिनसे आप क्या कर सकते हैं, किसी भी एंजाइम को ना इमोबिलाइज कर सकते हैं, उसको आप यहाँ पे उसको बांध के रख सकते हैं। ठीक है, अब यही जो आप एंजाइम पढ़ रहे हैं ना, ये एंजाइम आगे चल के यूज होने वाले हैं अलग अलग टेक्नोलॉजी में। तो इसके आपने ना यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे समझ ली हैं। अब इसके बाद देखिए इसकी एप्लीकेशन भी आपने यहाँ पे लिख देनी होंगी। एंड अभी आपने जो लास्ट में जो देखा था ना क्रॉस लिंकिंग वाला, उसका एग्जांपल इसकी पेनिसिलिन, अमाइडेज और ग्लूकोज आइसोमरेज, इनको आपने इसी तरीके से इमोबिलाइज यहाँ पे कर पाते हैं। एप्लीकेशन क्या है एंजाइम को इमोबिलाइज करने की, तो इसकी सबसे पहला है कि जो आपकी एंटीबायोटिक्स हैं, इसकी पेनिसिलिन है, सेफलोस्पोरिन है, जो कि किसी बैक्टीरिया या माइक्रोब से ही वो बनाई जाती हैं, तो उनसे आप जो है बना सकते हैं। यानी कि यहाँ पे जो एंजाइम यूज़ करके, इमोबिलाइज्ड एंजाइम यूज़ करके यहाँ पे उसको आप बना सकते हैं, जो भी रिएक्शन वहाँ पे हो रही है। सेकंड है कि बायोसेंसर जो होते हैं, बायोसेंसर क्या है, ये आगे एक क्वेश्चन आपको होने वाला है। आपके ना डिवाइस होते हैं जिनसे आप किसी भी चीज़ को ना सेंस कर पाते हैं बॉडी के अंदर, तो उनके अंदर भी हम ना इमोबिलाइज्ड एंजाइम का ही यूज़ करते हैं। लिखा है कि इन बायोसेंसर टू डिटेक्ट एनी एनालाइट, ये किसी भी सैंपल जिसके ग्लूकोज, कोलेस्ट्रॉल या टॉक्सिन,
उनको डिटेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे एंजाइम को भर देते हैं बायोसेंसर में और उनकी मदद से हम डिटेक्ट कर पाते हैं। थर्ड वन है कि इमोबिलाइट एंजाइम यूज टू डिग्रेड इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट्स, जिनकी वजह से आपका पोल्यूशन हो रहा है, पोल्यूटेंट्स की वजह से आप उनको डिग्रेड भी कर पाते हैं इन्हीं एंजाइम की मदद से। नेक्स्ट है कि इन प्रोडक्शन ऑफ स्टेरॉइड, अमीनो एसिड और ऑर्गेनिक कंपाउंड, आप इन सभी को भी इन एंजाइम की मदद से बना सकते हैं। तो इसकी एप्लीकेशन होगी। एंड इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की डिफाइन बायोसेंसर, राइट इट्स प्रिंसिपल, टाइप्स एंड वर्किंग विद डायग्राम। अपने बताने कि बायोसेंसर क्या होता है, उसका प्रिंसिपल क्या है, वो कितने टाइप के होते हैं, वर्किंग बतानी डायग्राम के साथ में, जो कि लॉन्ग में क्वेश्चन बनता है। मैं आपको सिलेबस में यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो बायोसेंसर, उसकी वर्किंग एंड एप्लीकेशन ऑफ बायोसेंसर इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। तो देखते हैं इसके बारे में। देखिए सिंपल ना वर्ड को हम ब्रेक करते हैं, बायो प्लस सेंसर। बायो का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि ह्यूमन बीइंग हुआ या एनिमल या माइक्रोब्स वगैरह। सेंसर का मतलब होता है एनी डिवाइस दैट डिटेक्ट एनी चेंज एंड कन्वर्ट इनटू सिग्नल। मतलब कि कोई भी एक ऐसा डिवाइस जो कि कोई भी स्टिमुलस हो, कोई भी चेंज हो, उसको ना डिटेक्ट करता है, फिर उसको ना एक सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। जैसे कि मैं अभी आपको एग्जांपल से समझाऊंगा, बस वेट करो। तो बायोसेंसर ऐसा कोई भी एनालिटिकल डिवाइस जो कि हमारी बॉडी में जो भी चेंजेस हो रहे होते हैं, जैसे टेम्परेचर में चेंज होना, ब्लड में ग्लूकोज के लेवल का चेंज हो जाना, या फिर किसी और केमिकल का चेंज हो जाना, तो हमने उस डिवाइस की मदद से तुरंत पता लगा पाते हैं। तो वही बायोसेंसर कहे जाते हैं। इनकी बायो बोले तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो यूज़ किए जाते हैं। तो सिंपल यहाँ पे आप देख सकते हैं, बायोसेंसर इज डिफाइंड एज एन एनालिटिकल डिवाइस विच डिटेक्ट एनी बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स एंड कन्वर्ट इट इनटू एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल। मतलब कि ऐसा एनालिटिकल डिवाइस जो कि डिटेक्ट करता है कोई भी बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स जो हमारी बॉडी में हो रहा होता है और उसको कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। जैसे कि मैं आपको ना एग्जांपल पहले दिखा देता हूँ। ये जो सारे एग्जांपल आप देख रहे हैं ना, जिसकी प्रेगनेंसी किट हुई, आपका स्टेथोस्कोप हुआ, थर्मामीटर हुआ या ग्लूकोमीटर हुआ, तो सारे एग्जांपल हैं बायोसेंसर के। जैसे कि अगर आप थर्मामीटर की बात करें, थर्मामीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जिससे आप पता लगा पाते हैं कि आपको फीवर है या फिर नहीं है, यानी कि आपका टेम्परेचर राइज हुआ है या फिर नहीं है। तो यहाँ पे सिंपल ये क्या करता है, आप इसको मुंह में लगाते हैं या बगल में लगाते हैं, सिंपल आपके बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स को या कहें तो टेम्परेचर में जो चेंज हो रहा है उसको ये डिटेक्ट करता है और उसको एक सिग्नल में या तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में यहाँ पे आपको ना बता देता है कि इतना आपका टेम्परेचर है। ठीक है, ऐसे आप देखोगे यहाँ पे है जो आपकी प्रेगनेंसी किट है। प्रेगनेंसी किट क्या होती है, इसमें सिंपल एक इस तरीके से स्ट्रिप आती है जिसपे आप कोई भी यूरिन सैंपल या ब्लड सैंपल वगैरह यहाँ पे डालते हैं और उसके बाद ये यहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन होती है और उससे आपको ना यहाँ पे लाइनिंग नज़र आती है। अगर सिंगल लाइन है मतलब कि प्रेगनेंसी नहीं है, अगर डबल लाइन है मतलब कि प्रेगनेंसी है। तो ये भी एक तरीके का बायोसेंसर है जो कि हमारी बॉडी में या हमारे ब्लड में या हमारे यूरिन में जो चेंजेस हो रहे हैं उनको डिटेक्ट करता है और बता देता है हमको एक ऐसे सिग्नल में जिनको हम समझ सकते हैं, आंखों से देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है आपका ये ग्लूकोमीटर जो कि ब्लड ग्लूकोज लेवल को बताता है। ऐसे ही आपका है स्टेथोस्कोप जो कि आपके हार्ट रेट या हार्ट बीट वगैरह को यहाँ पे बता पाता है। इनके बारे में भी आप अच्छे से समझेंगे। तो सिंपल आपको समझ क्या है आपका बायोसेंसर, कोई भी एक ऐसा डिवाइस जो कि हमारी बॉडी में जो भी चेंजेस हो रहे होते हैं उनको डिटेक्ट करके हमको एक सिग्नल में कन्वर्ट करके दे देता है। एंड इसके बाद देखिए नेक्स्ट में यहाँ पे एक और पॉइंट लिखा हुआ है कि वह बायोसेंसर कंटेन्स ए बायोलॉजिकल सेंसिंग मटेरियल सच एज टिश्यू, इमोबिलाइट एंजाइम, या यहाँ पे हो सकता है आपका एंटीबॉडीज़ एंड न्यूक्लिक एसिड वगैरह। मतलब जो भी आपने डिवाइस देखे हैं ना, इन सभी में एक बायोलॉजिकल सेंसिंग मटेरियल लगा होता है जो कि सेंस करने का काम करता है। मतलब कैसे, आप एग्जांपल से समझो। जैसे कि जो आपकी प्रेगा न्यूज़ है ना, ये जो आपकी उसकी आप स्ट्रिप देख रहे हैं उस पर ना एंटीबॉडीज़ लगी होती हैं। देखो जैसे कि आप इसका मैं आपको थोड़ी वर्किंग समझा दूं कि ये जो कैसे पता कराती है कि ये कोई भी लेडी प्रेग्नेंट है या फिर नहीं है। तो ये जो आपकी किट है ना, ये पता लगाती है कि एक हार्मोन होता है जहाँ पे सिंपल लिखा भी हुआ है जैसे कि 1 स्टेप यूरिन HCG प्रेगनेंसी टेस्ट। जो HCG जो है ना, यही हार्मोन को ये पता लगाने का काम करती है। ये हार्मोन तभी बनता है जब लेडी प्रेग्नेंट होती है, तो ये उसके यूरिन में पाया जाता है और ब्लड में पाया जाता है। तो जब आप यहाँ पे सैंपल डालते हो, यानी कि यहाँ पे ये जो है यहाँ पे सैंपल डाला जाता है किसका, यूरिन का। जैसे यूरिन सैंपल डलता है तो यहाँ पे प्रेजेंट होती है एंटीबॉडी, क्योंकि स्पेशली HCG जो हार्मोन है उसी के साथ में बाउंड होती हैं, उसी के साथ वो मिलकर के कॉम्प्लेक्स बनाती है, रिएक्शन वहाँ पे करती हैं। और रिएक्शन जब उन दोनों में होती है उसके बावजूद उसके बाद यहाँ पे जो है आपका एक रिजल्ट नज़र आता है, एक सिग्नल वो यहाँ पे इंडिकेट करती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या समझे कि यहाँ पे जो बायोलॉजिकल सेंसिंग जो मटेरियल है ना, वो यहाँ पे एंटीबॉडी यहाँ पे भरी हुई है। ठीक है, यहाँ पे
एंजाइम भी हो सकता है, जिसके आप दूसरे केस में देखोगे ये जो अपना ग्लूकोमीटर है, यहाँ पे भी स्ट्रिप यहाँ पे बनी होती है जिस पर जो है ना आपका एंजाइम, एक ग्लूकोज ऑक्सीडेज एंजाइम यहाँ पे लगा होता है। जैसे कि यहाँ पे ब्लड आप निकालते हैं, थोड़ा सा पिन पंच करके यहाँ से ब्लड निकलता है। ब्लड जब भी इस एंजाइम यानी कि ग्लूकोज ऑक्सीडेज के कॉन्टैक्ट में आता है तो वो क्या करता है, यहाँ पे ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन यहाँ पे होता है और यहाँ पे एक सिग्नल जनरेट होता है जो कि इलेक्ट्रिकल फॉर्म में यहाँ पे नज़र आता है। ठीक है, ऐसे ही ये जो आपका थर्मामीटर है ना, यहाँ पर भी ना टेम्परेचर सेंसिटिव मटेरियल लगा रहता है। या फिर आपने पुराने टाइम वाले देखे होंगे जो कि मरकरी का जो रहता है, वहाँ पे मरकरी वाली होती है जो कि एक सेंसिंग मटेरियल होता है जो कि टेम्परेचर को सेंस करने का काम करता है। ऐसे ही जो आपका स्टेथोस्कोप जो होता है ना, ये जो है ना साउंड पर काम करता है, साउंड बेसिस पर। यहाँ पे कुछ ऐसे एलिमेंट लगे होते हैं जो कि साउंड को ना एम्पलीफाई करते हैं। जो आपकी धड़कने की आवाज़ धीमे धीमे आती है ना, वो उसको और तेज़ी से कर देते हैं और आपको अच्छे से बेहतर सुनाई देती है। तो ये सभी ना बायोसेंसर है और इनमें क्या लगे होते हैं, बायोलॉजिकल सेंसिंग मटेरियल। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसका हमने प्रिंसिपल की बात करते हैं। यहाँ पे सिंपल लिखा है कि बायोसेंसर वर्क्स बाय यूजिंग ए बायोलॉजिकल कंपोनेंट टू रिकॉग्नाइज टारगेट सब्सटेंस एंड ए ट्रांसड्यूसर टू कन्वर्ट दिस इंस्ट्रक्शन इनटू ए मेजरेबल सिग्नल। थोड़ा सा ना मैं आपको ना इसका डायग्राम समझा देता हूँ कि कैसा होता है एक्चुअली में। देखो, ये जो ना इस तरीके से एक डायग्राम के फ्लो में मैंने समझा रखा है कि आपको कोई एनालाइट है, आपको कोई सैंपल है, सपोज ये यूरिन है और ये जो है स्ट्रिप है वही प्रेगन्यूज या प्रेगनेंसी किट वाली। अब यहाँ पे ना एंटीबॉडीज़ लगी हुई हैं जो कि एज ए रिसेप्टर यहाँ पे काम करेंगी और वो उसी के साथ बाइंड होंगी अगर वहाँ पे HCG हार्मोन है। तो HCG हार्मोन जैसे इनसे बाइंड होगा तो बाइंड होने के बाद ना एक बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स जनरेट होगा, है ना। एक उनके बीच में एक इंटरेक्शन हुआ है, रिएक्शन हुई है, तो जो बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स है वो जाएगा ट्रांसड्यूसर नाम के एक डिवाइस के पास जो कि इसमें लगा होता है। अब ये ट्रांसड्यूसर क्या करता है, उस बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स को इलेक्ट्रिकल रेस्पॉन्स में या इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट यहाँ पे एम्पलीफायर होता है। एम्पलीफायर क्या करता है, उस जो रिजल्ट जो आया है ना उसको थोड़ा सा एम्पलीफाई करता है, उसको ना थोड़ा इन्हांस करके शो करता है। और जो रिजल्ट आया होता है इन्हांस करके जब वो शो होता है वो जाता है फिर प्रोसेसर के पास में। प्रोसेसर उसको एनालाइज करता है सारे डेटा को और एक आउटपुट तैयार करता है जो कि आपको डिस्प्ले पे नज़र आता है। तो ये इसका वर्किंग चार्ट है कि ये कैसे काम करता है, यही इसका डायग्राम है। अब देखो प्रिंसिपल इसका यहाँ पे क्या कह रहा है। यहाँ पे प्रिंसिपल कह रहा है कि बायोसेंसर वर्क बाय यूजिंग ए बायोलॉजिकल कंपोनेंट by using a biological component to recognize target substance and a transducer to convert this interaction into a measurable signal। कि कैसे काम करता है, किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है कि हम एक बायोलॉजिकल एलिमेंट यूज़ करते हैं या कंपोनेंट यूज़ करते हैं जो कि बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स जनरेट करता है और फिर ट्रांसड्यूसर उसको कन्वर्ट कर देता है किस में, मेजरेबल सिग्नल में। ये इसका यही प्रिंसिपल है। सिंपल यहाँ पे मैंने समझा रखा। देखो, बायोलॉजिकल कंपोनेंट यहाँ पे आपका सेंसिंग मटेरियल हो गया, जैसे कि प्रेगन यूज़ के केस में यहाँ पे क्या था, यहाँ पे एंटीबॉडीज़ थी। ऐसा ही इसके केस में क्या है, यहाँ पे आपका एंजाइम था। इसके केस में आपका टेम्परेचर सेंसिटिव मटेरियल था। इसके केस में क्या था, आपका जो एम्पलीफाइंग साउंड एम्पलीफाइंग कंपोनेंट था। तो वो यहाँ पे बायोलॉजिकल कंपोनेंट हो गया क्योंकि सैंपल यानी कि आपका यहाँ पे यूरिन हो सकता है, ब्लड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसके साथ में वो इंटरेक्ट करता है, इंटरेक्शन होता है और फिर बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स जनरेट होता है। फिर ट्रांसड्यूसर नाम का एक जो आपका एलिमेंट है या जो आपका डिवाइस है वो उसको कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल मेजरेबल सिग्नल में। इस तरीके से ये सारा कुछ यहाँ पे काम करने वाला है, ये इसका प्रिंसिपल हो गया। एंड इसके बाद देखिए हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ बायोसेंसर। बायोसेंसर कितने टाइप के होते हैं। देखो, बायोसेंसर ना कई टाइप के होते हैं ऑन द बेसिस की वहाँ पे आपने कौन सा ट्रांसड्यूसर काम किया है। ट्रांसड्यूसर वो डिवाइस जो कि एक आपके बायोलॉजिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। तो देखिए, पहला है ऑप्टिकल बायोसेंसर। ऑप्टिकल बायोसेंसर का मतलब क्या, ऑप्टिकल का मतलब होता है लाइट, कि यहाँ पे जो भी आपका बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स जनरेट होता है ना, तो यहाँ पे एक ऐसा ट्रांसड्यूसर यूज़ किया जाता है जो कि उसकी मदद से ना लाइट की प्रॉपर्टीज़ में चेंज कर देता है। जिसकी लिखा है कि दिस बायोसेंसर मेजर द चेंजेस ऑकर्स इन लाइट प्रॉपर्टीज़, जैसे कि फ्लोरोसेंस में चेंज हो जाना या उसके एब्जॉर्बेंस में चेंज हो जाना, और इनकी मदद से हमको पता चल जाता है कि आपका रिजल्ट क्या है। जो दूसरे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज़ किए जाते हैं वो है इलेक्ट्रोकेमिकल बायोसेंसर, जैसे कि यहाँ पे आपका ग्लूकोमीटर है। ग्लूकोमीटर इसी का एग्जांपल है कि सिंपल यहाँ पे क्या होता है, कोई भी इलेक्ट्रिकल चेंजेस होते हैं, जैसे कि सिंपल लिखा है कि दीज बायोसेंसर डिटेक्ट चेंजेस इन इलेक्ट्रिकल सिग्नल। जैसे कि पहला है कंडक्टोमेट्रिक,
कंडक्टो का मतलब होता है कंडक्टेंस, ये कंडक्टेंस को मेजर करता है। दूसरा है पोटेंशियोमेट्रिक, ये पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। ये एम्पेरोमेट्रिक, एम्पियर्स को मेजर करता है, करंट को मेजर करता है। तो इन तीनों चीज़ों को मेजर करके जो काम करते हैं, मतलब ये 3 अलग अलग तरह के हो गए। तो ये तीनों बायोसेंसर आपके इलेक्ट्रोकेमिकल बायोसेंसर कहे जाते हैं, जैसे कि आपका ग्लूकोमीटर वाला इसी का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है थर्मल बायोसेंसर, ये जो है ना टेम्परेचर को डिटेक्ट करके काम करता है, इसके आपका थर्मामीटर जो है ना वो इसी पर बेस्ड होता है। नेक्स्ट आपका पाइजो इलेक्ट्रिक बायोसेंसर, और इसी को हमने एकॉस्टिक बायोसेंसर भी कहते हैं। इसका एग्जांपल है स्टेथोस्कोप, जो साउंड के बेसिस पे काम करता है। लिखा है कि इट डिटेक्ट बायोलॉजिकल इंटरेक्शन बाय मेजरिंग चेंजेस इन एकॉस्टिक वेव, या बोल तो साउंड वेव में जो चेंजेस होते हैं ये उनको डिटेक्ट करके काम करता है और उनको एम्पलीफाई भी करता है। तो ये आपका पाइजो इलेक्ट्रिक बायोसेंसर जो कि साउंड पे बेस्ड होता है, ये टेम्परेचर पे बेस्ड होता है, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल पे बेस्ड होता है, ये लाइट पर बेस्ड होता है। तो ये ना इस तरीके से 4 टाइप के हो गए। अब हम बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ बायोसेंसर। बायोसेंसर के कौन कौन से पार्ट होते हैं, कंपोनेंट होते हैं। जो मैंने आपको यहाँ पे इमेज दिखाई थी ना, यही सारे इसके कंपोनेंट है। इसके पहला है एनालाइट, दूसरा है बायोलॉजिकल एलिमेंट, तीसरा है ट्रांसड्यूसर, चौथा है एम्पलीफायर, प्रोसेसर एंड डिस्प्ले। तो सिंपल यहाँ पे वही चारों पांचों जो भी यहाँ पे वो लिखे हुए हैं, ठीक है। अब बारी बारी से इनके बारे में हम लिखेंगे। जिसकी पहला है एनालाइट। एनालाइट या बोल तो सैंपल, ये वो कंपाउंड होता है जिसके आप एनालिसिस करने वाले हैं। यहाँ पे आपका प्रोटीन हो सकता है, कोई भी हार्मोन, यूरिन या ग्लूकोज वगैरह यहाँ पे हो सकता है। जिसकी हम ग्लूकोज मेजरिंग के केस में ब्लड यहाँ पे सैंपल डाल रहे थे या यूरिन वगैरह वहाँ पे डाल रहे थे, तो इस तरीके से ये आपके एनालाइट हो गए। दूसरा है सेंसिटिव बायोलॉजिकल एलिमेंट। ये वो कंपोनेंट होता है जो कि इंटरेक्ट करता है आपके किसके साथ में, एनालाइट के साथ में। जैसे कि यहाँ पे बायोलॉजिकल एलिमेंट जो है इसी के साथ में इंटरेक्ट करता है। ये आपकी एंटीबॉडीज हो सकती हैं, या कोई एंजाइम हो सकता है, या फिर आपको कोई भी टेम्परेचर सेंसिटिव मटेरियल हो सकता है। तो ये इसके एग्जाम्पल हो गए। तो ये आपका सेंसिटिव बायोलॉजिकल एलिमेंट, ठीक है। एंड नेक्स्ट देखिए इसका यहाँ पे आप देखोगे वो है ट्रांसड्यूसर, जो कि बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स को कन्वर्ट करता है किसमें, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। तो लिखना है कि ट्रांसड्यूसर इज द डिवाइस विच कन्वर्ट्स बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स इनटू ए इलेक्ट्रॉनिक या मेजरेबल सिग्नल। यहाँ पे लिखा है कि वो मेजरेबल सिग्नल में बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स को कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट है एम्पलीफायर, जो भी यहाँ पे डेटा बाहर निकलता है जो कि ट्रांसड्यूसर से मिलता है, ये उसको और भी ज़्यादा ना एम्पलीफाई करता है। एम्पलीफाई का मतलब होता है उसको बढ़ा देना, उसको और इन्हांस कर देना। तो लिखा है कि दिस कंपोनेंट इंक्रीज द पावर ऑफ सिग्नल, जो भी सिग्नल आपको मिलता है उसकी ना पावर के बढ़ा देता है। नेक्स्ट कि प्रोसेसर क्या करता है, जो भी सिग्नल एम्पलीफायर से मिलता है उसको ना एनालाइज करता है और उसकी मदद से वो एक आउटपुट जनरेट करता है, जो कि आपको डिस्प्ले पर नजर आता है। डिस्प्ले का काम उसको दिखाना, आउटपुट डेटा को ऊपर शो कराना। तो ये हो गए इसके सारे कंपोनेंट। अब वर्किंग की बात करते हैं। सिंपल जो भी आपने प्रिंसिपल जो समझा था ना, वही यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे वर्किंग होने वाली है कि बायोसेंसर वर्क्स बाय इंटरेक्टिंग विद टारगेट एनालाइट। जो भी आपका एनालाइट है, यहाँ पे आपका ब्लड हो गया, यूरिन वगैरह हो गया, उसके साथ आपका बायोलॉजिकल एलिमेंट क्या करता है, इंटरेक्ट करता है। तो वो पहले बाउंड होते हैं एक दूसरे से, फिर एक बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स यहाँ पे जनरेट होता है, और ये जो रेस्पॉन्स है इसको एक आपका डिवाइस यानी कि ट्रांसड्यूसर कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रॉनिक रेस्पॉन्स में। और फिर जो इलेक्ट्रॉनिक रेस्पॉन्स है उसको आप और ज़्यादा एम्पलीफाई करते हैं एम्पलीफायर की मदद से। जब वो एम्पलीफाई हो जाता है फिर वो पहुंचता है प्रोसेसर के पास में। प्रोसेसर उसको ना एनालाइज करता है, उसको मेज़र करता है, मेज़र करने के बाद उस डेटा को डिस्प्ले पे शो कर देता है। तो इस तरीके से ये जो है वर्किंग है इसकी बायोसेंसर की, कि वो क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, क्या उनका प्रिंसिपल है, कैसे वो काम करते हैं। तो इस तरीके से सारा कुछ आपने यहाँ पे बताना होगा। एंड इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की व्हाट इज़ प्रोटीन इंजीनियरिंग, जो कि ना शॉर्ट में कई बार पूछ लिया जाता है। जिसको मैं आपको सिलेबस में दिखाऊँ, यहाँ पे आप देखोगे ये है प्रोटीन इंजीनियरिंग। तो सिंपल यहाँ पे हम ना वर्ड को ब्रेक करते हैं, प्रोटीन प्लस इंजीनियरिंग। प्रोटीन का मतलब होता है ये आपके ना बायोमोलिक्यूल्स होते हैं। बायोमोलिक्यूल्स आपने ना बायोकेमिस्ट्री में पढ़े होंगे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या आपके जो अमीनो एसिड वगैरह वो सारे आपके बायोमोलिक्यूल्स कहे जाते हैं। तो प्रोटीन भी एक आपका बायोमोलिक्यूल्स है जो कि मिलकर बना होता है अमीनो एसिड से। कई सारे अमीनो एसिड मिलकर के आपके प्रोटीन बनाते हैं। एंड इंजीनियरिंग का मतलब होता है देखो किसी भी चीज़ को ना मॉडिफाई करना, उसमें कुछ अपनी क्रिएटिविटी दिखाना, या तो एक न्यू चीज़ को क्रिएट करना, डिज़ाइन करना, वो अपना इंजीनियरिंग कहा जाता है। अब प्रोटीन इंजीनियरिंग क्या है, प्रोटीन इंजीनियरिंग का मतलब है कि जो प्रोटीन में अमीनो एसिड लगे होते हैं ना, उनमें थोड़े बहुत चेंजेस करके अपनी इच्छा के अनुसार या अपनी ज़रूरत के अनुसार वो एक न्यू प्रोटीन को बनाना, या जो भी आपका एक टारगेट है, जो भी आप चाहते हैं कि ऐसे एक प्रोटीन हो वो ऐसे काम करे, आप उसको डिज़ाइन करें, तो आपकी ना प्रोटीन इंजीनियरिंग कही जाती है। तो सिंपल आप यहाँ पे डिफाइन करोगे कि प्रोटीन इंजीनियरिंग इज डिफाइंड
एज द प्रोसेस ऑफ मॉडिफिकेशन इन प्रोटीन स्ट्रक्चर, यानी कि प्रोटीन के स्ट्रक्चर में हम मॉडिफिकेशन यहाँ पे करते हैं बाई यूजिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अपने यूनिट सेकंड में इसको पढ़ोगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। मतलब कि जीन में थोड़ा सा ना हम चेंजेस करते हैं जिससे आपकी प्रोटीन वगैरह भी चेंज हो जाती है। और ये हम क्यों करते हैं? फॉर डिज़ायरेबल फंक्शन या फॉर बेटर यूज़ इन मेडिसिन, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर। जो भी आपकी प्रोटीन है उसमें हम चेंजेस इसलिए करते हैं ताकि हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग या जो भी हमारे डिज़ायरेबल यूज़ है मेडिसिन में हम उसको अचीव कर सकें। तो सिंपल आप क्या समझे, प्रोटीन इंजीनियरिंग का मतलब है कि अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग उस प्रोटीन में चेंजेस करना, उसको मॉडिफाई करना या उसको न्यू डिज़ाइन करना, वही आपका प्रोटीन इंजीनियरिंग कहा जाता है। इसमें हम मोस्टली करते क्या है, इट इन्वॉल्व्स अल्टरिंग इन अमीनो एसिड सीक्वेंस। अमीनो एसिड के सीक्वेंस को हम चेंज कर देते हैं, उनमें म्यूटेशन भी कई बार कर देते हैं और कई बार उसको हम रीडिज़ाइनिंग भी करते हैं। तो डेफिनेशन आपको क्लियर होगी, सिंपल बस शॉर्ट में मोस्टली यही पूछा जाता है। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट में क्वेश्चन बनता है आपका, राइट द रोल ऑफ अमाइलेज, कैटालेज एंड पेरोक्सीडेज एंजाइम। यहाँ पे ना कुछ एंजाइम के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सारे एंजाइम जैसे अमाइलेज, कैटालेज, पेरोक्सीडेज वगैरह। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन पूछा है कि उनका रोल क्या है, कि वो क्या काम करते हैं। जैसे कि अमाइलेज एंजाइम का काम अगर आपको मैं बताऊँ तो वो जो है ना, जो आपकी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होती है, जिसकी स्टार्च और ग्लाइकोजन, ये आपकी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। तो ये जो है ना उनको ना सिंपलर शुगर जैसे कि ग्लूकोज, माल्टोज, उसमें ना ब्रेक डाउन कर देता है, तोड़ देता है। मतलब कॉम्प्लेक्स से सिंपल ग्लूकोज वो बना देता है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट वो बना देता है। तो ये हो गया एमाइलेज एंजाइम का काम। सेकेंड है कैटालेज एंजाइम। इस एंजाइम का काम क्या होता है, जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो होती है उसको भी ब्रेक कर देती है वाटर और ऑक्सीजन में। तो ये इस एंजाइम का काम हो गया। नेक्स्ट वाला वो है पेरोक्सीडेज एंजाइम। तो इस एंजाइम का भी सेम वही काम है, यानी कि ये भी हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ना वाटर एंड ऑक्सीजन में ना ब्रेक डाउन कर देता है, तोड़ देता है। और ये ऐसे क्यों करते हैं, ताकि सेल्स को ये प्रोटेक्ट कर सकें किसी भी ऑक्सीडेटिव डैमेज से और वो सेलुलर होम्योस्टेसिस को मेंटेन कर सकें। तो ये तीनों एंजाइम के काम मैंने आपको यहाँ पे बता दिए। एंड इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की, डिफाइन जेनेटिक इंजीनियरिंग, राइट इट्स प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन। तो इसको ना हम अच्छे से समझते हैं और इसके बेसिस पे ना अपने यूनिट सेकंड को भी ना ईजिली समझ पाएंगे। तो सिंपल हमने वर्ड को ब्रेक करते हैं, जेनेटिक प्लस इंजीनियरिंग। जेनेटिक का मतलब होता है जेनेटिक मटेरियल, यानी कि डीएनए या फिर आरएनए। एंड इंजीनियरिंग का मतलब वही है मॉडिफिकेशन कर देना या न्यू चीज़ को क्रिएट कर देना। अब पहले जिसके हम प्रोटीन में चेंजेस कर रहे थे ना, अब यहाँ पे सिंपल उठा कर रख दो कि हमने अगर हम डीएनए में या आरएनए में चेंज करें, किसी भी ह्यूमन बींग के डीएनए में या किसी भी बैक्टीरिया के डीएनए में या किसी भी प्लांट के डीएनए में अगर हम चेंज करते हैं, उसको मॉडिफाई कर देते हैं, तो वही जेनेटिक इंजीनियरिंग कहा जाता है। तो सिंपल आपने यहाँ पे लिखना है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ मैनिपुलेशन या मॉडिफिकेशन। आप किसी भी चीज़ को मॉडिफाई कर रहे हैं या मैनिपुलेट कर रहे हैं, और किसको कर रहे हैं, जेनेटिक मटेरियल डीएनए या आरएनए ऑफ एन ऑर्गेनिज्म बाय यूजिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। वही टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज़ होती है। ये क्या है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, बस आप 2 मिनट बाद समझने वाले हैं। और इसमें आप क्या करते हैं, इस टेक्नोलॉजी की मदद से या तो जीन में चेंजेस कर देते हैं, जीन की एडिटिंग कर देते हैं, या फिर डीएनए आरएनए में यहाँ पे आप मैनिपुलेशन या मॉडिफिकेशन कर देते हैं। तो यही जो सारी प्रोसेस है ये जेनेटिक इंजीनियरिंग कही जाती है। आप इसकी ना दूसरी डेफिनेशन भी याद कर सकते हैं, बहुत सिंपल और ईजी आपको समझ आएगी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग इज द प्रोसेस बाय विच पीसेज ऑफ डीएनए आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म। मतलब कि एक ऑर्गेनिज्म आपका ह्यूमन बींग, यानी कि हम इंसान हैं, हमारा डीएनए अगर हम बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र कर दें, मतलब कि बैक्टीरिया के डीएनए के साथ उसको मिला दें, तो वो बैक्टीरिया के डीएनए में हमने मॉडिफिकेशन कर दिया। एग्जांपल समझो कि जैसे ह्यूमन बींग है, हम जो हैं, हमारे पैनक्रियास से क्या बनता है, इंसुलिन बनता है। इंसुलिन को जो जीन बनाती है ना, हमने वो जीन निकाली और वो जीन बैक्टीरिया के डीएनए में ना शिफ्ट कर दी, यानी कि बैक्टीरिया के डीएनए को हमने ना मॉडिफाई कर दिया। अब क्या होगा, बैक्टीरिया भी जीन यहाँ बैक्टीरिया में जो जीन गई है ना, वो यहाँ पे बैक्टीरिया के द्वारा ना इंसुलिन बनाने लग जाएगी। तो है ना एकदम इंटरेस्टिंग तरीका। यहाँ पे आप इमेज से समझो, जैसे कि एक एग्जांपल है, जिसके आपने कुछ कीड़े मकोड़े उड़ते देखे होंगे ना, जो रात में ना जलते हैं, चमकते हैं, यहाँ पे उसको हम ना फायर फ्लाई बोलते हैं। तो एक साइंटिस्ट ने क्या किया कि जो फायर फ्लाई जो चमकते हैं ना रात में कीड़े मकोड़े, तो वो जिस जीन की वजह से चमकते हैं वो जीन निकाला और उसको ना टबाकू के पौधों में ना उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया। बोल तो टबाकू का जो प्लांट है या पौधा है, उसके डीएनए में ना अब उसने ना मॉडिफिकेशन कर दिया उस जीन के साथ में। अब टबाकू का पौधा भी ना रात में चमकने लग गया। अब ये क्या कहा जाता है, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग कहा जाता है। मतलब कि किसी भी ऑर्गेनिज्म, यानी कि ह्यूमन बींग,
प्लांट या कोई भी आपका बैक्टीरिया वगैरह उसके जीन में या उसके बोले तो डीएनए वगैरह में चेंज कर देना, मॉडिफिकेशन या मैनिपुलेशन कर देना, वही जेनेटिक इंजीनियरिंग कहा जाता है। आप बैक्टीरिया का जो डीएनए है प्लांट में शिफ्ट कर सकते हैं, प्लांट का फिश में कर सकते हैं और नए नए तरीक़ों से यहाँ पे नई नई चीज़ें बना सकते हैं। तो ये बहुत एक इंटरेस्टिंग तरीका है। आप न्यू न्यू फसलें बना सकते हैं, नए नए फ्रूट्स बना सकते हैं, नए नए यहाँ पे आप मतलब कि केमिकल वगैरह बना सकते हैं। तो ये हो गया आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग। ये जो है ना सारी जो टेक्निक है सबसे पहले जो मतलब कि डेवलप की गई थी और ये जो टर्म यूज़ की गई थी, एक आपके साइंटिस्ट है जैक विलियमसन, उन्होंने इस टर्म को सबसे पहले 1951 में यूज़ किया था। अब इसका प्रिंसिपल क्या है, तो यहाँ पे लिखा है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग बेस्ड ऑन द इंट्रैक्शन ऑफ डिजायर्ड जीन या डीएनए पार्ट इनटू होस्ट सेल इन सच मैनर दैट द इंसर्टेड डीएनए इज रेप्लिकेटेड एंड ट्रांसफर्ड इनटू डॉटर सेल ड्यूरिंग सेल डिवीजन। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो आपकी पूरी जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है ना वो इस चीज़ पर बेस है कि जो भी आपको जीन चाहिए, सबसे पहले जैसे अगर हम ह्यूमन बींग की बात करें तो जो भी ह्यूमन बींग से आपको जीन चाहिए, सपोज इंसुलिन की जीन आपको चाहिए, वो आपने निकालनी है और बैक्टीरिया के डीएनए में शिफ्ट कर देनी है। और वो इस तरीके से शिफ्ट करनी है कि जो बैक्टीरिया का जो डीएनए है जब भी वो रेप्लिकेट हो तो वो डॉटर सेल में भी पहुंच जानी चाहिए। बोले तो उस बैक्टीरिया से जो भी संतानें होने वाली हैं सभी में वो जीन पहुंचनी चाहिए, वो लगातार यहाँ पर रेप्लिकेटेड होनी चाहिए। तो सिंपल वही अगर मैं दोबारा से अगर आपको पढ़ के दिखाऊं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग बेस्ड ऑन द इंसर्शन का मतलब होता है इंट्रोड्यूस करना ऑफ डिजायर्ड जीन या डीएनए के पार्ट को, किसमें, होस्ट सेल में। होस्ट सेल यानी कि जिसमें आप इंसर्ट कर रहे हैं, यहाँ पे हमारा बैक्टीरिया एक होस्ट सेल के रूप में काम करेगा। इन सच मैनर यानी कि इस तरीके से कि जो इंसर्टेड डीएनए ना वो रेप्लिकेट होता रहे और साथ के साथ वो डॉटर सेल में भी ट्रांसफर होता रहे सेल डिवीजन के द्वारा। अब यहाँ पे देखिए हम बात करते हैं प्रोसेस, यानी कि किस तरीके से ये जो है आपकी जेनेटिक इंजीनियरिंग करी जाती है, कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व होती हैं। मैं आपको यहाँ पे डायग्राम से समझा देता हूँ, बहुत ईजिली यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे सिंपल समझो कि ये जो है डोनर का डीएनए है, डोनर यानी कि जो डोनेट कर रहा है अपने जीन को, यहाँ पे ये ह्यूमन बींग का डीएनए है और इतना जो पार्ट है हमने ये नोटिस किया कि इतना जो पार्ट है यही पार्ट रेस्पॉन्सिबल होता है इंसुलिन के बनाने के लिए। अब हम जो है ना इसको ना कट कर देंगे, जो रेड वाला पार्ट है हमने यहाँ पे कट कर दिया। अब कट करने के लिए क्या यहाँ पे कैंची चाहिए होगी, लेकिन कैंची हम अपनी बॉडी में एक्चुअली में कैंची का यूज़ नहीं करते बल्कि एंजाइम का यूज़ करते हैं। जो एंजाइम यूज़ किया जाता है उसको काटने के लिए वो होता है आपका रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। नेम याद रख लो, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। अब देखो हम यहाँ पे ना फट से एंजाइम का यूज़ कर रहे हैं। अभी एंजाइम ला कहाँ से रहे हैं हम, ये वही एंजाइम है जो अपने ना इमोबिलाइज करके स्टोर करके रख रखा है। फट से आपने वही स्टोर करा एंजाइम निकाला और यहाँ से आपने ना इस एंजाइम से डीएनए के पार्ट को कट कर दिया। ठीक है, तो ये जो ना एक एंजाइम जो है ना कैंची की तरह काम करता है। तो इतना पार्ट आपका यहाँ पे कट हो गया। दूसरी तरफ आप देखोगे ना ये है प्लाज्मिड डीएनए, या इसको हम ना वेक्टर भी कहते हैं। वेक्टर क्या होता है, एक वाहक जिसका काम सिर्फ और सिर्फ इस जीन को ना एक दूसरे ऑर्गेनिज्म में पहुंचाना है और कुछ नहीं है। अभी प्लाज्मिड का आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। प्लाज्मिड क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दूँ, अगर जिसको बेसिक नहीं पता है, कि जो आपका यहाँ पे मैं सिंपल बना देता हूँ। ये इस तरीके से मैं आपको ना बैक्टीरिया बना रहा हूँ। ये जो बैक्टीरिया होता है ना उसमें खुद का एक यानी कि यहाँ पे डीएनए वगैरह होता है, साथ के साथ एक प्लाज्मिड भी प्रेजेंट होता है जो कि गोलाकार इस तरीके से होता है, जो कि खुद डीएनए होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। अब हम इसी प्लाज्मिड को बाहर निकालते हैं। अब इस प्लाज्मिड का यूज़ हम यहाँ पे एज ए वाहक काम करते हैं वेक्टर के रूप में, कि इसको भी हम कट करेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे इसको कट करा किसकी मदद से, उसी कैंची की मदद से, जो कि आपका रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम कैंची की तरह काम करता है, उसकी मदद से हमने यहाँ पे इसको कट कर लिया। अभी जो पार्ट हमने जीन यहाँ से कट किया था वो और इसको यहाँ पे हम जोड़ देते हैं। अब जोड़ने के लिए आपको ना चिपकाने के लिए गम की ज़रूरत पड़ेगी, फेविकोल की ज़रूरत पड़ेगी, और यहाँ पे फेविकोल का काम भी कौन करेगा, एंजाइम काम करेगा, जो है आपका लाइगेज, डीएनए लाइगेज एंजाइम। अब ये भी आपने इमोबिलाइज करके स्टोर करके रख रखा है, फट से वहाँ से निकालना है और दोनों चीज़ों को यहाँ पे जोड़ देना है। अब जोड़ने से क्या बना, ये बना यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट वर्ड का मतलब समझो, री का मतलब होता है दोबारा, अगेन, एंड कॉम्बिनेंट का मतलब होता है कॉम्बिनेशन करना, किसका, डीएनए का दोबारा से कॉम्बिनेशन करना। मतलब कि एक आपका ये ऑर्गेनिज्म हो गया यानी कि ह्यूमन बींग, एक हो गया आपका ये प्लाज्मिड जो कि मोस्टली बैक्टीरिया का डीएनए होता है, या कई बार वायरस का भी यूज़ करते हैं। तो हमने ये लिया और इन दोनों को मिला करके एक मतलब कि डीएनए यहाँ पे तैयार कर दिया, जिसको हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोलते हैं, जो कि कॉम्प्लेक्स होता है दो अलग अलग जातियों का, ये अलग अलग ऑर्गेनिज्म के डीएनए का। ठीक है, अब यही जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है अब आपने ना होस्ट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करना होगा।
जैसे कि आप कोई बैक्टीरिया लोगे, यहाँ पे मोस्टली ई कोलाई वगैरह हम लेते हैं इंसुलिन के केस में। आपने यहाँ पे कोई बैक्टीरिया लिया, बैक्टीरिया के अंदर ना यही आपका जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो यहाँ पे एंटर करा दिया। अब भी बैक्टीरिया के होस्ट सेल में यानी कि पहुँच चुका है, वहाँ पे ना मल्टीप्लिकेशन होगा। अब वो बैक्टीरिया ग्रो करेगा, लगातार कई सारी कॉपीज़ यहाँ पे बनाएगा और लगातार वही अपना काम करता रहेगा। और इन्हीं बैक्टीरिया की मदद से हम क्या करेंगे, अपना जो प्रोडक्ट यानी कि इंसुलिन वगैरह है वो प्राप्त करेंगे, क्योंकि हमने वो जीन शिफ्ट कर दी है जिसकी मदद से इंसुलिन बनता है ना। एकदम इंटरेस्टिंग तरीका। और यहाँ पे कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ हुई, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, मतलब कि हम यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बना करके काम कर रहे हैं। तो यही सारी जो प्रोसेस है वो यहाँ पे ना एकदम थ्योरी में लिखी हुई है। देखो सबसे पहला है जनरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट। हम डीएनए के ना फ्रेगमेंट पार्ट जनरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, क्योंकि कैंची की तरह जो काम कर रहा था ना एंजाइम, उसकी मदद से हम डीएनए के पहले पार्ट बनाते हैं। इधर आपका डोनर डीएनए हो गया, बोले तो ह्यूमन बीइंग का हो सकता है यहाँ पे डीएनए, वो आपने कट किया। साथ के साथ जो प्लाज्मिड यहाँ पे आप यूज़ कर रहे हैं वेक्टर के रूप में, वाहक के रूप में, इसका सिर्फ काम है कि उसको ट्रांसफ़र करना है, ठीक है, उसका कोई भी बड़ा रोल नहीं है। तो वो आप यहाँ पे कट करते हैं। दूसरा कि इंसर्ट द सेलेक्टेड डीएनए पार्ट इनटू क्लोनिंग वेक्टर विद द हेल्प ऑफ लाइगेज एंजाइम। जो लाइगेज एंजाइम आप यहाँ पे जोड़ने के लिए यूज़ कर रहे थे, इस लाइगेज एंजाइम की मदद से आप इन दोनों को यहाँ पे जोड़ दोगे और आपका ना रिकॉम्बिनेंट डीएनए यहाँ पे बन जाएगा। अभी जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना है इसको आपने ना इसमें इंट्रोड्यूस करना है होस्ट सेल में। अब यहाँ पे नेक्स्ट में पॉइंट लिखा है कि देन इंट्रोड्यूस रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट सेल, जो कि आपका बैक्टीरिया या प्लांट या कोई भी यहाँ पे हो सकता है। अब क्या है, उसको मल्टीप्लिकेशन होने दो, उसको अच्छे से कल्चर मीडिया में रखो, वो ग्रो करेगा, अपने नई नई कॉपीज़ बनाएगा और बैक्टीरिया में, हर एक बैक्टीरिया में वही जीन वहाँ पे पहुँचती रहेगी। अब जो जीन आपने जैसे इंट्रोड्यूस करी वो वैसे ही काम करेगी। सपोज इंसुलिन वाली जीन इंट्रोड्यूस करिए तो वो इंसुलिन यहाँ पे बनाएगी, आप उसको ईजिली यहाँ से निकाल सकते हैं। तो ये जो है सारे को जो आपने किया है ना, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग है, यानी कि आपने जो है ना बैक्टीरिया के जीन में ना या बोलते डीएनए में थोड़े से चेंजेस करे हैं, मॉडिफिकेशन किया है, और ये जेनेटिक इंजीनियरिंग कहा जाता है। अब ये सारी प्रोसेस आपने यहाँ पे मैंने पहले ही समझा दी कि कैसे ये सारा कुछ डायग्राम है, ये आपने ऐसे ही समझाना होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन की, कहाँ कहाँ यूज़ होती है जेनेटिक इंजीनियरिंग। सबसे पहला है टू प्रोड्यूस इंसुलिन फ्रॉम बैक्टीरिया। आप बैक्टीरिया की मदद से इंसुलिन जैसे इंपॉर्टेंट जो प्रोडक्ट है वो बना सकते हैं। सेकंड, टू डेवलप जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। आप कोई भी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बना सकते हैं, मतलब कि एक किस्म की आपके पास फसल है, दूसरी किस्म आप मिला करके एक न्यू हाइब्रिड जाति बना सकते हैं, और उसकी जो यील्ड जो है, प्रोडक्शन जो मतलब कि एफिकेसी, उसको भी आप यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। एंड पेस्ट रेजिस्टेंस, पेस्ट का मतलब होता है जो खरपतवार जो होते हैं ना, खरपतवार जो आपके पेड़ पौधों को ग्रो नहीं होने देते हैं, उनके खिलाफ भी आप रेजिस्टेंट डेवलप करा पाएंगे अपने पेड़ पौधों में या अपनी फसलों में। तो ये हो गया इसका यूज़। नेक्स्ट है टू डेवलप वैक्सीन, प्रोटीन एंड एंटीबॉडीज़। आप यहाँ से ना एंटीबॉडीज़, वैक्सीन वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे बना सकते हैं। आप यहाँ से ना ग्रोथ हार्मोन भी बना सकते हैं, जो थोड़े डॉर्फ्स जो होते हैं जिनकी हाइट वगैरह नहीं बढ़ती है, उनके अंदर आप उसको फिर इंट्रोड्यूस करा पाएंगे। नेक्स्ट है कि टू मेक हाई प्रोडक्शन ऑफ मिल्क बाई काउज एंड अदर एनिमल। मतलब कि सपोज करो कि कोई गाय है जो बहुत ज़्यादा दूध देती है और एक आपकी गाय है जो बहुत कम दूध देती है। आप क्या करोगे, जिस जीन की वजह से वहाँ पे वो गाय ज़्यादा दूध दे रही है, वो जीन आपने निकाला, अपनी गाय के उसमें ट्रांसफ़र किया और एक ऐसा एनिमल आप डेवलप करोगे जिससे कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्या होगा, मिल्क का प्रोडक्शन होगा। तो ये जेनेटिक इंजीनियरिंग ही कहा जाता है। नेक्स्ट है कि टू क्रिएट माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल्स, एंजाइम्स एंड अदर वैल्यूबल प्रोडक्ट। आप इन्हीं की मदद से कई सारे ऐसे मतलब कि माइक्रोब्स भी जनरेट कर पाएंगे जो बायोफ्यूल यानी कि जैविक ईंधन वगैरह बना पाएंगे, एंजाइम वगैरह बना पाएंगे और वैल्यूबल प्रोडक्ट भी बना पाएंगे। लास्ट में है इन बायो रेमिडिटेशन या जैविक उपचार टू क्लीन अप पोल्यूटेंट्स। जो पोल्यूटेंट्स होते हैं एनवायरनमेंट को जो ख़राब कर रहे होते हैं, उनको भी यहाँ पे दूर कर पाएंगे। किसकी मदद से? यही जो आपके जेनेटिक इंजीनियरिंग है इसकी मदद से। तो इस तरीके से जो आपकी यूनिट फर्स्ट है ना, यहाँ पे जो सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हमने यहाँ पे कवर कर लिए हैं। ये है यहाँ पे आपका टॉपिक जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो इस तरीके से यूनिट फर्स्ट कवर हो गया। अब यहाँ पे हम बात करेंगे यूनिट सेकंड के बारे में। तो यहाँ पे देखिए बात करें यूनिट सेकंड में, जो पहला क्वेश्चन आपको बनता है देखिए वो है डिफाइन क्लोनिंग वेक्टर एंड राइट इट्स एग्जांपल। तो यहाँ पे सिलेबस में देखोगे यूनिट सेकंड में स्टार्टिंग में है स्टडी ऑफ क्लोनिंग वेक्टर। तो यहाँ से ना शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है। तो क्लोनिंग वेक्टर क्या है, देखिए वर्ड को हम ब्रेक करते हैं, क्लोनिंग प्लस वेक्टर। क्लोनिंग का मतलब क्या है, किसी भी डीएनए फ्रेगमेंट से उसकी कॉपी बनाना या उसका रेप्लिकेशन करना क्लोनिंग कहा जाता है। जैसे कि एक डीएनए का पार्ट है, उससे ना 2 बन गए, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, तो वो क्लोनिंग है। एंड वेक्टर का मतलब होता है वाहक यानी कि कैरियर यानी कि ले जाने वाला। जैसे कि अभी आपने यहाँ पे देखा था जो प्लाज्मिड जो था वो वाहक की तरह काम कर रहा था, वेक्टर की तरह काम कर रहा था। इसका काम सिर्फ ये था कि जो यहाँ पे इंसुलिन का जो जीन था वो लेना
लेना है और इसको होस्ट सेल में जाके इंट्रोड्यूस करा देना है, और ये होस्ट सेल बाद में जाकर के कई बार यहाँ पे मल्टीप्लाई होती है और आपका इंसुलिन बनता था। तो ये आपका काम किसका हो गया, क्लोनिंग वेक्टर का। तो सिंपल यहाँ पे आपने डिफाइन करना है कि क्लोनिंग वेक्टर इज ए डीएनए मॉलिक्यूल विच डेराइव फ्रॉम प्लाज्मिड और वायरस, या तो प्लाज्मिड हो सकता है या वायरस भी हो सकता है, विच यूज टू कैरी डीएनए फ्रेगमेंट ऑफ डोनर इनटू द होस्ट सेल और फॉर रेप्लिकेशन एंड मैनिपुलेशन। जिसका काम होता है डोनर जो भी होता है, जिसके हम डोनर हैं ह्यूमन बींग, हम इंसुलिन का जीन डोनेट कर रहे हैं तो उसको ले जा करके होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस करा देना। एग्जाम्पल की बात करते हैं इसकी, प्लाज्मिड तो आपने बार बार सुन ही लिया, इसके अलावा कॉस्मेट का भी यूज़ करते हैं, और बैक्टीरियोफेज जो आपके वायरस होता है ना, बैक्टीरियोफेज, ये वायरस है बैक्टीरियोफेज, इसका भी हम यूज़ करते हैं। तो प्लाज्मिड बैक्टीरिया से निकाला जाता है ये वाला पार्ट, और ये आपका पूरा बैक्टीरियोफेज भी यूज़ करते हैं। तो ये हो गया आपके क्लोनिंग वेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन की, राइट द रोल ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंड डीएनए लाइगेज एंजाइम। इनका काम वैसे तो आपको समझ आ गया होगा, यहाँ पे ना शॉर्ट में पूछा जाता है, यहाँ पे सिलेबस में दिखा दूँ, सिलेबस में यहाँ पे है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंड डीएनए लाइगेज। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम वो एंजाइम जो कि डीएनए के पार्ट्स को कट करने के लिए यूज़ किया जाता है, जो सीजर या तो कैंची की तरह काम करता है हमारी बॉडी में, वो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम है। दिस एंजाइम वर्क्स एज सीजर या तो कैंची एंड यूज्ड टू कट स्पेसिफिक पार्ट ऑफ डीएनए ड्यूरिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये इसका काम हो गया। सेकेंड है डीएनए लाइगेज एंजाइम, इसका काम है सिर्फ जोड़ना, या तो एक फेविक्विक या फेविकोल की तरह काम करना, डीएनए के दो अलग अलग पार्ट को जोड़ देना। दिस एंजाइम वर्क्स एज गम या फेविकोल एंड यूज्ड टू जॉइन टू फ्रेगमेंट या पार्ट्स ऑफ डीएनए ड्यूरिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, तो क्लियर हो कि दोनों के जो फंक्शन है वैसे भी आपको पहले से पता ही होंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वो है डिफाइन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जो कि शॉर्ट में क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है, और वैसे अभी तक आपको ये समझ आ भी गया होगा क्या है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। देखो रिकॉम्बिनेंट डीएनए का मतलब क्या है, यानी कि डीएनए मेड फ्रॉम टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, मतलब कि दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म का डीएनए को अगर हम एक साथ मिला दें, जैसे कि ह्यूमन बीइंग का डीएनए प्लस बैक्टीरिया का डीएनए, दोनों को अगर हम मिला दें तो वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहा जाता है। और उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम किसी होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस कराते हैं, फिर उसका मल्टीप्लिकेशन कराते हैं, और जो भी प्रोडक्ट है उसको हम डेवलप कराते हैं। इसकी सिंपल अभी हमने यही देखा था कि एक जो डीएनए का पार्ट जो हमने लिया था वो ह्यूमन का लिया था, दूसरा हमने प्लाज्मिड से लिया था। अब इन दोनों को हमने मिलाया तो दो अलग अलग डीएनए के पार्ट मिले, तो ये आपके रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहे जाते हैं, और इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम यहाँ पे बैक्टीरिया या होस्ट सेल में यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराते हैं, और यही टेक्नोलॉजी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कही जाती है। तो सिंपल कैसे डिफाइन करोगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इज ए मेथड यूज्ड टू कंबाइन डीएनए फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज टू क्रिएट न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन। एक हम न्यू कॉम्बिनेशन बनाते हैं जिसको हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं, और ये फर्दर इंट्रोड्यूस किया जाता है होस्ट सेल में, या वो बैक्टीरिया हो सकता है या यीस्ट हो सकता है या आपका प्लांट वगैरह हो सकता है, फॉर वेरियस पर्पस। तो यहाँ पे वही चीज़ मैंने दिखा रखी है दोबारा से कि ये एक अलग डीएनए है ह्यूमन बीइंग का, ये आपका प्लाज्मिड है, दोनों को आपने कट करके साथ जोड़ दिया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए यहाँ पे बन चुका है। ठीक है, अब नेक्स्ट में देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि एक्सप्लेन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ इंसुलिन हार्मोन बाय यूजिंग आरडीएनए टेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग। मतलब कि आपने पूरा ये बताना है कि जो इंसुलिन है वो आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से कैसे प्रोड्यूस करते हैं, कैसे मैन्युफैक्चर करते हैं। मैंने आपको बोला था ना कि हम बैक्टीरिया की मदद से भी इंसुलिन को बना सकते हैं, आजकल हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी है। अगर आपको डायबिटीज़ है तो अगर आपके अंदर इंसुलिन की कमी है तो हम इंसुलिन किसी बैक्टीरिया से भी ले सकते हैं। अब वो कैसे बनाया जाता है, क्या तरीका है, वो सारे कुछ आपने यहाँ पे बताना है, जो कि लॉन्ग में क्वेश्चन बनता है। उससे पहले आपने ये समझना है उसका बेसिक कि आखिर इंसुलिन है क्या, वो कैसे बना होता है, वो कैसे काम करता है। तो इंसुलिन देखो ये आपका ना पेप्टाइड हार्मोन होता है। पेप्टाइड कहने का मतलब है ये प्रोटीनियस नेचर का होता है, ये अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है, जो कि दो पेप्टाइड चेन से मिलकर बना होता है, ए चेन एंड बी चेन। ए चेन जो होती है उसमें ना 21 अमीनो एसिड होते हैं, बी चेन जो होती है उसमें ना 30 यानी कि 30 अमीनो एसिड होते हैं। टोटल अमीनो एसिड हो गए 51। तो 51 अमीनो एसिड जब मिल जाते हैं एक दूसरे से तो एक मॉलिक्यूल बनता है इंसुलिन का। ठीक है, तो दिखा दूँ मैं आपको यहाँ पे, ये टोटल 21 है, जो ब्लू कलर में मॉलिक्यूल है ये एक चैन है, ये 21 मॉलिक्यूल 21 अमीनो एसिड ए चैन के हैं,
और यहाँ पे देखोगे 30 ये जो अमीनो एसिड है ये बी चेन के हैं, और ये बीच में ना डाई सल्फाइड यानी कि 2 सल्फाइड बॉन्ड्स यहाँ पे जुड़े होते हैं, और ये आपका इंसुलिन का स्ट्रक्चर है। अब ये स्ट्रक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा जब आप प्रोडक्शन इसका समझोगे, ठीक है। बाकी इंसुलिन जो बनता है वो हमारी पैनक्रियाज में बनता है। अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो जो बीटा सेल्स होती हैं आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस की, वो हमारी बनाती हैं क्या, इंसुलिन। ये आपने पढ़ा होगा एनाटॉमी में। अब देखिए इंसुलिन का काम क्या है, इसका काम होता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करना, मतलब कि हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कितना है उसको ये रेगुलेट करता है। इसका मेन काम ये होता है कि जो ब्लड में जो भी ग्लूकोज आ रही होती है हमारे खाने पीने से या हम जो भी चीज़ ले रहे हैं एनर्जी के रूप में उससे, तो वो जो ग्लूकोज है इस इंसुलिन की मदद से ही किसी सेल के अंदर एंटर हो पाती है, यानी कि एज ए गेटवे काम करता है ये। मतलब कि जो ग्लूकोज है उसको पकड़ता है और सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करा देता है। अगर इंसुलिन नहीं हो तो सेल के अंदर हमारी ग्लूकोज जाएगी ही नहीं, मतलब कि ब्लड में ही वो फ्लोट करती रहेगी, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। और जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है इंसुलिन की कमी की वजह से, वही कंडीशन आपकी डायबिटीज़ मेलाइटस कही जाती है, या सिंपल बोले तो शुगर कही जाती है। तो लिखा है कि इंसुलिन रेगुलेट ब्लड ग्लूकोज लेवल बाई फैसिलिटेटिंग द अपटेक ऑफ ग्लूकोज इनटू सेल, ठीक है। इंसुलिन हार्मोन यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज़ को ठीक करने में यूज़ होता है जब इंसुलिन हमारी बॉडी के द्वारा नहीं बनाया जा पा रहा होता है, तो तब हम इंसुलिन बाहर से लेते हैं, इंजेक्शन जो कि लगाना होता है हमको स्टमक के ऊपर पेनक्रियास की साइड पे, तब जा करके हमारा जो है थोड़ा डायबिटीज़ को हम मैनेज कर पाते हैं। अब देखो हमारा क्वेश्चन ये है कि कैसे हम इंसुलिन को बना सकते हैं, बैक्टीरिया की मदद से या कहे तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से। अब देखो ये जो टेक्नोलॉजी है ना, या तो इस तरीके से जो सबसे पहले जो आपका इंसुलिन बनाया गया था, एक कंपनी है एली लिली नाम से, अमेरिकन कंपनी है, उसके द्वारा बनाया गया था। तो हेडिंग यहाँ पे डालनी है प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन हार्मोन बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग। यहाँ पे लिखा है कि द फर्स्ट ह्यूमन इंसुलिन प्रोड्यूस बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी वाज डेवलप्ड बाय अमेरिकन कंपनी एली लिली। ये जो इमेज आपको नजर आ रही है ना सामने, ये उसी कंपनी की है, एली लिली कंपनी, जिसने ना 1983 में यानी कि 1983 में ही ये जो है इस टेक्नोलॉजी की मदद से इंसुलिन को बना लिया था, जो कि ब्रांड नेम रखा है उसका ह्यूमुलिन नेम से आती है। आप देखोगे यहाँ पे ह्यूमुलिन आर का मतलब रेगुलर बेसिस पे लेने वाला ये एक डोज है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है रेगुलर इंसुलिन ह्यूमुलिन ह्यूमन इंजेक्शन यूएसपी यानी कि यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए ओरिजिन यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए से बना हुआ है ठीक है। तो ये हो गया थोड़ा सा बेसिक कि कैसे ये मतलब कि कहानी स्टार्ट हुई, सबसे पहले किस कंपनी ने इसको बनाया। अब हमने इसकी ना प्रोसेस समझने की कैसे ये बनाया गया था। ऑलमोस्ट आप सारी प्रोसेस इसकी समझ चुके हैं लास्ट वीडियो में जो आपने लास्ट यूनिट में जो आपने जेनेटिक इंजीनियरिंग समझी थी, बस थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। तो इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी ह्यूमन जो इंसुलिन जो होता है इस टेक्नोलॉजी में हम क्या करते हैं, जिसकी ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, हम हैं, तो हमारा पैनक्रियाज जो होता है ना, उसमें जो भी जीन रेस्पॉन्सिबल होती है ना इंसुलिन को बनाने के लिए, वो हम जीन को निकालते हैं और बैक्टीरिया यानी कि हम ई कोलाई बैक्टीरिया यूज़ करते हैं, उसके अंदर इंट्रोड्यूस करा देते हैं। सेम वही प्रोसेस अभी हम यहाँ पर जो यूज़ कर रहे थे, ये सिंपल, बस थोड़ा सा चेंज होगा, मैं आपको क्लियर करूँगा। तो यहाँ पे सपोज ये इंसुलिन के लिए रेस्पॉन्सिबल थी हमारी जीन, वो हमने निकाली, प्लाज्मिड के साथ ये कंबाइन करी और बैक्टीरिया के अंदर डाल दी, बैक्टीरिया ने मल्टीप्लिकेशन किया और आपका इंसुलिन यहाँ पे बनने लग गया। सेम यही कहानी है, बस थोड़ा सा चेंज है जो कि आपने यहाँ पे समझना है। तो कौन कौन सी स्टेप होगी, सबसे पहले कि इंसुलिन जीन को आपने आइसोलेट करना होगा, दूसरा कि इंसुलिन जीन को वेक्टर में यानी कि प्लाज्मिड में इंसर्ट करना होगा, देन उसको इंट्रोड्यूस कराना होगा होस्ट सेल जो कि आप ई कोलाई बैक्टीरिया यूज़ करेंगे, नेक्स्ट उसके बाद उसका मल्टीप्लिकेशन कराना है बैक्टीरिया का, फिर आपका जो इंसुलिन है वो बनने लगेगा, फिर उसको प्यूरीफाई करना है, फिर उसको फॉर्मुलेशन करना है इंजेक्शन के रूप में या फिर किसी और फॉर्म में। तो यहाँ पे देखो ये है आपका आइसोलेशन ऑफ इंसुलिन, ये सारे स्टेप 1 बाय 1 यहाँ पे लिखी हुई हैं, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करने वाली है जो कि आपने ध्यान देना है। देखो इंसुलिन में अभी आपने उसकी स्ट्रक्चर देखी, उसमें ना 2 पेप्टाइड की चेन होती हैं, ए चेन एंड बी चेन। देखो हमारी बॉडी के अंदर ये मशीनरी है या बोल तो ऐसी सेल्स हैं जो पूरे इंसुलिन को एक साथ बना सकती हैं, ए चेन को भी और बी चेन को भी, लेकिन कोई जो दूसरे जो एनिमल्स हैं या दूसरे जो माइक्रोब्स हैं उनके अंदर ये वाली मशीनरी या बोले तो ये वाला फंक्शन नहीं पाया गया कि दोनों चैन को हम एक साथ बना सकें। अब साइंटिस्ट के सामने बहुत बड़ी दिक्कत आई कि इंसुलिन बनाया ही नहीं जा सकता था रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से, मतलब कि कोई ऐसी सेल ही नहीं थी हमारे बैक्टीरिया के अंदर या किसी और माइक्रोब्स के अंदर कि वो दोनों को एक साथ बना सकें। तो हुआ क्या कि ए चैन
ए चैन वाली जो जीन है वो एक बैक्टीरिया में ग्रो कराई जाती है, बी चैन वाली चैन दूसरे बैक्टीरिया में ग्रो कराई जाती है। दोनों को हम फिर दोनों चैनों को ग्रो करके बाहर निकालते हैं, फिर लैब के अंदर उनको इस तरीके से डाइसल्फाइड बॉन्ड से ज्वाइन कर देते हैं, तब जाके आपका इंसुलिन बनता है। तो ये है एक्चुअल तरीका कि कैसे इंसुलिन बनता है। थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर सा नहीं हुआ होगा, जस्ट वेट करो, यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ। देखो ये डायरेक्ट आप यहाँ पे समझो डायग्राम से, ये ए चैन का जीन आपने लिया, ए चैन जिसमें आपके 21 क्या थे अमीनो एसिड से, तो वहाँ से जीन निकाली जो जीन उन सारे अमीनो एसिड को बना रही थी, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से काटा और इस तरीके से आपकी जीन यहाँ पे कट गई। इधर आपने प्लाज्मिड लिया, प्लाज्मिड को भी उसी एंजाइम से काटा और इस तरीके से प्लाज्मिड आपका बन गया। अब इन दोनों को मिलाने से आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। इसको आप ए रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे आपका ए चैन वाला जीन यहाँ पे ऐड हुआ है। दूसरी तरफ ऐसे ही आपने वी चैन जिस जीन की वजह से बन रही थी वो जीन आपने यहाँ पे निकाली, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से कट करके यहाँ पे प्लाज्मिड है उसमें आपने ज्वाइन कर दी और यहाँ पे अपना दूसरा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया, जो कि किसके लिए था, बी जो चैन थी अब आपकी अमीनो एसिड की उसका था। अब क्या हुआ, अब आपने इस वाले रिकॉम्बिनेंट डीएनए को एक बैक्टीरिया में इंट्रोड्यूस कराया, इस वाले रिकॉम्बिनेंट डीएनए को दूसरे बैक्टीरिया में इंट्रोड्यूस कराया। अब दोनों बैक्टीरिया में एक अलग अलग टाइप के आपका क्या है जीन यहाँ पे डेवलप हो रही है, एक में ए वाली एक में बी वाली। ए वाले जो सारे बैक्टीरिया हैं वो क्या बनाएंगे, ए चैन बनाएंगे। ए चैन बोले तो ये वाली चैन बनाएंगे। ये आपकी 21 जो सारे अमीनो एसिड है ये एक बैक्टीरियम बनेंगे और 30 जो है वो अलग बैक्टीरियम बनेंगे। तो यहाँ पे वो पहले मल्टीप्लाई होंगे, मल्टीप्लाई होके आपने उनको प्योरीफाई करना है और ये ए चैन बनेगी, ये बी चैन बनेगी। अब आपने ए चैन को उठाना है, बी चैन को उठाना है, दोनों को कंबाइन करना है लैब में और इस तरीके से दोनों में बॉन्ड बना देना है, डाइसल्फाइड बॉन्ड, और आपका इंसुलिन बन के रेडी। तो ये है एक्चुअल तरीका कि कैसे इंसुलिन यहाँ पे बनाया गया था। अभी जो सारी आपने चीज़ें समझी है ना, बस वही स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे लिखी हुई है। सबसे पहले है आइसोलेशन ऑफ इंसुलिन जीन। सबसे पहले आप क्या करोगे, आप अपनी कैंची उठाओगे यानी कि वही रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम लोगे और ह्यूमन डीएनए से वो पार्ट कट करोगे जो रेस्पॉन्सिबल होता है इंसुलिन को बनाने के लिए। तो एक जीन आपने लेनी होगी ए चैन वाले पार्ट से, या तो ए चैन जहाँ से बनती है, जिस जीन की वजह से बनती है वो जीन आपने कट करना है। और एक जीन आपने वो लेना होगा जिस जीन की वजह से आपका बी चैन यानी कि 30 अमीनो एसिड वाली चैन बन रही थी। दोनों के लिए, दोनों को लेने के बाद उन दोनों को अलग अलग वेक्टर में आपने इंसर्ट कर दिया, जिसके हमने यहाँ पे दिखाया था ये वाला इसमें, ये वाला इसमें, दोनों को अलग अलग वेक्टर में यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। किसकी मदद से, डीएनए लाइगेज यानी तो फेविकॉल या जो आपका एंजाइम है उसकी मदद से। बोथ आइसोलेटेड जीन्स आर इंसर्टेड इनटू 2 डिफरेंट वायरल वेक्टर या प्लाज्मिड वेक्टर एंड उसके बाद आपके सामने ने 2 रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन के रेडी हो जाएंगे। अब 2 रिकॉम्बिनेंट डीएनए तो उनको आप अलग अलग 2 होस्ट सेल में, दोनों ई कोलाई बैक्टीरिया आपने लेने होंगे। आफ्टर डेट आपने जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाए उनको अपने 2 अलग अलग ई कोलाई बैक्टीरिया में इंट्रोड्यूस करा देने हैं। देन क्या होगा, आपकी जो ई कोलाई बैक्टीरिया हैं दोनों, उनका मल्टीप्लिकेशन होगा, कई सारे आपके बैक्टीरिया बनेंगे। देखो यहाँ पे ब्लू कलर का डीएनए पहुँच रहा है यानी कि ये ए चैन वाली जीन है, इधर ग्रीन कलर का पहुंच रहा है मतलब कि वी चैन वाला आपका डीएनए है। अब इससे ए चैन बनेगी, इससे बी चैन बनेगी। अब ए चैन को उठाना है, बी चैन को उठाना है, दोनों को ज्वाइन कर देना है लैब में और इंसुलिन आपका तैयार हो जाएगा। तो यही है कि जब वहाँ पे कई सारे बैक्टीरिया ग्रो हो जाएं तो आपने उनसे जो भी आपका जो प्रोडक्ट बन रहा है, ए चैन बन रही है या बी चैन बन रही है इंसुलिन की, वो आपने प्यूरिफाई करनी है। लिखा है कि आफ्टर डेट बोथ ए चैन एंड बी चैन ऑफ अमीनो एसिड प्यूरिफाइड बाई वेरियस प्यूरिफिकेशन टेक्निक। यहाँ पे जो भी प्यूरिफिकेशन टेक्निक्स हैं, जैसे क्रोमेटोग्राफी हुआ या फिर आपका स्पेक्ट्रोस्कोपी वगैरह हुआ, उसकी मदद से आपने उस ए चैन को या बी चैन को यहाँ पे प्यूरिफाई कर लेना। प्यूरिफाई करने के लिए फिर आपने फॉर्मुलेशन करना है किसका, इंसुलिन का, लैब में ले जा करके दोनों के दोनों जो चैन है उनको बाइंड कर देना है, किससे, डाइसल्फाइड बॉन्ड से कनेक्ट कर देना है और एट लास्ट आपके यहाँ पे इंसुलिन बन के रेडी हो जाएगा। तो ये है तरीके कैसे यहाँ पे इंसुलिन बनाया गया था, प्रोडक्शन कैसे हुआ था इंसुलिन का बाय यूजिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या कहें तो जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो इस तरीके से आपने ये सारा कुछ यहाँ पे समझाना होगा। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। एंड इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की व्हाट डू यू मीन बाय इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन क्या होता है ना, शॉर्ट में कई बार पूछा जाता है। देखिए यहाँ पे आप देखोगे क्वेश्चन है इंटरफेरॉन के बारे में, यहाँ से कई बार क्वेश्चन बन जाता है। अभी आपने देखा था लास्ट में हार्मोन इंसुलिन कैसे बनाया जाता है, किसकी मदद से, जेनेटिक इंजीनियरिंग या डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से।
तो यहाँ पे इंटरफेरोन वर्ड को हम ब्रेक कर देते हैं। इंटर का मतलब होता है बिटवीन, यानी कि दो चीज़ों के बीच में। यहाँ पे जो दो चीज़ है ना वो सेल की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम, यानी कि सेल्स के बीच में। फेरोन का मतलब है कैरी करना, वही मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। तो क्या ले जाना है यहाँ पे हम सिग्नल की बात कर रहे हैं। तो इंटरफेरोन एक टाइप की ना प्रोटीन होती है जो कि एक तरीके का ना सिग्नल कैरी करती है दो या दो से ज़्यादा सेल्स के बीच में। अब ये क्या है, कैसे ये बनती है, देखो सिंपल समझो कि इंटरफेरोन आर सिग्नलिंग प्रोटीन विच सीक्रेटेड बाय सेल्स इन रेस्पॉन्स टू वायरस इन्फेक्शन। कि जब सेल्स में वायरस इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी सिंपल आप समझो कि ये इस तरीके से हमारी बॉडी की सेल्स हैं, ठीक है, कई सारी सेल्स हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको बना देता हूँ। और ये जो सेल है जिसकी दूसरे कलर से मैं आपको दिखा देता हूँ, इन दो सेल है ना, इनमें ना वायरस इन्फेक्शन हो चुका है। अब क्या होगा, ये सेल ना एक प्रोटीन यहाँ से निकालेंगी। प्रोटीन जो होगी वो इंटरफेरोन ही होगी, ठीक है। यहाँ से वो प्रोटीन को रिलीज करेंगी किसके रेस्पॉन्स में, जब इनमें वायरस इन्फेक्शन हो जाता है। और ये जो प्रोटीन है वो इन सेलों के पास जाएगा जो इसके नेबर हैं, यानी जो इसके पड़ोसी हैं, और उनको ये ना इंडिकेट करेगा, ये सिग्नल देगा कि भाई आप ना अपनी इम्यूनिटी को मजबूत कर लो, क्योंकि इन सेल में यहाँ पे क्या हो चुका है, वायरल इन्फेक्शन हो चुका है। तो ये कम्युनिकेशन का काम जो कर रहा है ना दो या दो से ज़्यादा सेल्स के बीच में, ये प्रोटीन वही इंटरफेरोन कहा जाता है। मतलब कि एक तरीके ना इंडिकेशन देता है दूसरी अपनी पड़ोसी सेल्स के लिए, ताकि वो मजबूत बन सके, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सके उस वायरस के खिलाफ। तो सिंपल लिखा है कि इंटरफेरोन और सिग्नलिंग प्रोटीन, सिग्नल से देने वाली प्रोटीन है, जो कि कब सीक्रेट होती है, सेल्स के द्वारा, इसके किसके रेस्पॉन्स में, जब वायरस इन्फेक्शन हो चुका होता है उस सेल में। लिखा है कि दीज प्रोटीन कम्युनिकेट सिग्नल बिटवीन सेल एंड प्रोटेक्ट एडजेसेंट सेल फ्रॉम इन्फेक्शन बाई एक्टिवेटिंग टी सेल मेडिटेड इम्यूनिटी। कि ये जो प्रोटीन है कम्युनिकेट करती हैं आसपास के सेलों के साथ में, और जो पड़ोसी जो सेल होती है उनको ना बचाने का काम करती है। क्या एक्टिवेट करके, उनकी इम्यूनिटी को एक्टिवेट करके, उनको ये इंडिकेशन देती है कि आप अपनी इम्यूनिटी को एक्टिवेट कर लो, यहाँ पे साइड वाली जो आपकी जो पड़ोसी जो सेल है ना उसमें इन्फेक्शन हो रखा है, ठीक है। और जब वो पहले से इम्यूनिटी डेवलप कर लेंगी, ये वाली सेल जो मैंने आपको बताई, जब उसके इंडिकेशन से इम्यूनिटी डेवलप कर लेंगी तो वायरल इन्फेक्शन यहाँ पे रुक जाएगा, या बोले तो वो इनहिबिट हो जाएगा। तो इंटरफेरोन का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। तो इंटरफेरोन को हम यहाँ पे डेवलप करते हैं किसकी मदद से, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से। पर यहाँ पे अपने शॉर्ट में बताने की सिंपल क्या है आपका इंटरफेरोन। क्लियर हुआ। अब यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है एक्सप्लेन पीसीआर, यानी कि पॉलीमरेज चैन रिएक्शन, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं पीसीआर इन डिटेल एंड राइट इट्स एप्लीकेशन, जो कि लॉन्ग में क्वेश्चन मोस्टली बनता है। तो वर्ड को हम ब्रेक करते हैं पॉलीमरेज प्लस चैन रिएक्शन, ठीक है। पॉलीमरेज का मतलब है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, एज जोड़ा है यानी कि एक टाइप का एंजाइम है। ये एक ऐसा एंजाइम है जिसकी पॉलीमर का मतलब है कि एक छोटा सा मोनोमर है, उसको बार बार जोड़ के एक लंबी सी चैन बना देना। कोई डीएनए का छोटा सा पार्ट है, उसको बार बार जोड़ के एक लंबा बना देना, या कहें तो उसकी कई सारी कॉपीज बना देना, वो एंजाइम आपका पॉलीमरेज कहा जाता है। तो पॉलीमरेज का मतलब है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। चैन रिएक्शन मतलब एक सीरीज है रिएक्शन की, कई सारे डीएनए लगातार जुड़ते जाएंगे, एक चैन सी यहाँ पे बन जाएगी। इतना क्लियर हुआ। अब देखो जैसे कि नेम ही इंडिकेट कर रहा है ना, पॉलीमरेज एंजाइम, एक ऐसा एंजाइम जो कि पॉलीमर बना रहा है। सपोज करो कि कहीं पे ना क्रिमिनल एक्टिविटी हुई है, और जो क्रिमिनल है ना उसका ना कुछ सबूत के रूप में कोई बाल वगैरह रह गया है उस साइट पे, या कुछ ब्लड के डॉट्स वगैरह रह गए, तो आपको ना छोटा सा डीएनए का पार्ट मिला, ठीक है। अब उसी डीएनए के पार्ट से ना अपने यहाँ पे कई सारे मिलियंस बिलियंस ऑफ कॉपी डीएनए की बना सकते हैं इस टेक्निक की मदद से। बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है, अभी आपको आगे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो पॉलीमरेज चैन रिएक्शन इज ए लेबोरेटरी टेक्निक, एक लैब की टेक्निक होती है जो कि यूज़ की जाती है टू एम्पलीफाई स्पेसिफिक डीएनए सेगमेंट टू प्रोड्यूस मिलियंस ऑफ कॉपीज ऑफ डीएनए सेगमेंट विद द हेल्प ऑफ टैग पॉलीमरेज एंजाइम। कि टैग पॉलीमरेज, टैग का मतलब क्या है मैं अभी आपको बताऊंगा, सिंपल आप समझो कि अब हम पॉलीमरेज एंजाइम का यूज़ करके जो भी डीएनए का पार्ट आपको मिला है उसके हम मिलियंस बिलियंस ऑफ कॉपीज़ बना लेते हैं उसको एम्पलीफाई करके। तो ये है आपका पॉलीमरेज चैन रिएक्शन। और ये जो टेक्निक है ना सबसे पहले डेवलप की गई थी 1985 में कैरी मुलिस के द्वारा, उनका बहुत ही बड़ा योगदान है। अभी आपको ना इसकी सारी जो एप्लीकेशंस आगे चल के समझ आ जाएंगी। क्लियर हो गया क्या है पॉलीमरेज चैन रिएक्शन। अभी एक तरीके ना एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट करने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट चाहिए होती हैं, तो हम समझ लेते हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है पीसीआर के लिए या तो पॉलीमरेज चैन रिएक्शन के लिए। सबसे पहले कि आपके पास सैंपल होना चाहिए, कुछ तो सबूत के रूप में ज़रूर वहाँ पे आपको मिलना चाहिए। तो कोई बाल हो सकता है, बाल से डीएनए मिल जाए, या कोई नाखून मिल जाए, या कोई ब्लड के थोड़े से डॉट मिल जाए, तो आपको ना डीएनए का टेम्पलेट
होना चाहिए आपके पास, यानी कि सैंपल विच विंग टू बी एम्पलीफाइड, जो आप एम्पलीफाई करना चाह रहे हैं वो आपके पास सैंपल हो। दूसरा, डीएनए के प्राइमर आपने ऐड करना है, ये एक रिएजेंट की तरह काम करेंगे बाकी सारी चीज़ें। डीएनए के प्राइमर क्या होते हैं? एक शॉर्ट सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, जिसकी अगर आपने थोड़ा डीएनए के बारे में पढ़ा हो तो जो प्राइमर जो होते हैं ना डीएनए के, वो सबसे शॉर्ट बोले तो एक शॉर्ट सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड। जैसे ये इधर देखोगे, इधर आपका जुड़ा होता है एडेनिन या फिर साइटोसिन ग्वानिन, यहाँ पे इस तरीके से जुड़े होते हैं। ये डबल स्ट्रैंडेड नहीं होता, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, और इसकी मदद से आप बड़ा डीएनए बना सकते हैं। प्राइमर बोले तो जिससे डीएनए की स्टार्टिंग होती हो, जिससे डीएनए बन सकता हो, तो वो आपने ऐड करने होते हैं। तीसरा है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम आप यहाँ पे यूज़ करोगे, जो कि टैग पॉलीमरेज यूज़ किया जाता है। टैग का मतलब है कि ये जो है ना हाई टेम्परेचर पे भी ना स्टेबल रह पाता है। ये 95 टेम्परेचर तक का यहाँ पे आपको टेम्परेचर बढ़ाना होता है, 95 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक, तो ये उस टेम्परेचर पे भी ये स्टेबल रह पाता है। तो उस एंजाइम यानी कि टैग पॉलीमरेज का हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। बाकी आपको ना न्यूक्लियोटाइड्स की ज़रूरत पड़ती है, ये सारी ना रिक्वायरमेंट की हम बात कर रहे हैं। न्यूक्लियोटाइड आपने पढ़े होंगे एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन, जो कि बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं डीएनए के लिए। आपको यहाँ पे ना बफर सॉल्यूशन की भी ज़रूरत पड़ती है, ताकि पीएच एक बराबर मेंटेन रह सके। आपको यहाँ पे ना एक मशीन की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि मेन है मशीन, वो है पीसीआर मशीन। नेम है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, तो वही है मशीन आपकी पीसीआर मशीन, और इसी को हमने थर्मल साइक्लर भी बोल देते हैं, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर को ना कंट्रोल करता है। थर्मल बोले तो यानी कि जिसके थर्मामीटर होता है, थर्मल वर्ड जोड़ रहा है, यानी कि टेम्परेचर से रिलेटेड। साइक्लर मतलब कि साइकिल की तरह ना घूमता है, इस तरीके से ना चक्कर रोटेट करता है। यहाँ पे Mg2+ आयन आपको चाहिए होते हैं, जो कि कोफैक्टर की तरह काम करेंगे। डीएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या करेगा? जो आपके डीएनए के जो पार्ट हैं उनको ना उनके पॉलीमर बनाएगा, ठीक है, उसके मोनोमर से पॉलीमर बनाएगा। लेकिन उसकी एक्टिविटी के लिए, इस एंजाइम की एक्टिविटी के लिए भी आपको ये एंजाइम यहाँ पे प्रेजेंट होना नेसेसरी, जो कि कोफैक्टर की तरह यहाँ पे काम करेंगे। आपको यहाँ पे डिस्टिल्ड वाटर की भी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, और आपको पीसीआर ट्यूब की भी ज़रूरत पड़ेगी, जो कि इस तरीके से यहाँ पे होगा। अब होगा क्या? देखो, सारी जो रिक्वायरमेंट है मैं आपको सिंपल बताऊं, जैसे कि डीएनए टेम्पलेट आपके पास सैंपल हो गया, प्राइमर हो गया, पॉलीमरेज एंजाइम हो गया, न्यूक्लियोटाइड्स हो गए, बफर सॉल्यूशन हो गया, और छठे वाले को छोड़ दो बस, Mg2+ हो गया, डिस्टिल्ड वाटर हो गया, पीसीआर ट्यूब। तो सारे के सारे जो मटेरियल है आपने ना पीसीआर ट्यूब में यहाँ पे भर लेने होते हैं, और इस पीसीआर ट्यूब में भरने के बाद उनको मिक्स कर लेना है, और इसको उठा करके थर्मल साइक्लर यानी कि पीसीआर मशीन में आपने लगा देना होता है। अब बाकी का प्रोसीजर वहाँ से स्टार्ट होता है। तो इस तरीके से ये होती है रिक्वायरमेंट किसकी? पीसीआर मशीन की, या तो पीसीआर टेक्निक की। अब देखो, इसमें ना 4 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं कि कैसे आप एक डीएनए के सेगमेंट से मिलियन और बिलियन ऑफ कॉपीज़ बना सकते हैं डीएनए की। यहाँ पे है, देखो लिखा है कि देयर आर फॉलोइंग स्टेप। सबसे पहले है डीनेचुरेशन, जो कि 95 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे होता है। नेक्स्ट है एनिलिंग, जो कि 45 से 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के बीच में होती है। इलोंगेशन या एक्सटेंशन, जो कि 72 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे होता है। एंड लास्ट में है रिपीट द साइकिल, बार बार वही प्रोसेस को दोहराते रहो। तो पहले हम बात करते हैं डीनेचुरेशन। देखो, सबसे पहले स्टेप क्या होती है, अगर मैं आपको यहाँ पे दोबारा से बताऊँ कि आपने डीएनए टेम्पलेट लिया, सैंपल लिया, प्राइमर लिया, पॉलीमरेज एंजाइम लिया, न्यूक्लियोटाइड लिया, बफर सॉल्यूशन लिया, Mg2+ आयन लिए, डिस्टिल्ड वाटर लिए, इन सभी को मिला करके पीसीआर ट्यूब में आपने घोल लेना है, मिक्स कर लेना है। इस ट्यूब को उठा करके इस थर्मल साइक्लर में लगा देना है। इतनी चीज़ आपको समझ आई? तो यहाँ पे पहले वही लिखा हुआ है। देखो, यहाँ पे डीनेचुरेशन करने से पहले आपने क्या करना होता है, इन दिस स्टेप सबसे पहले डीएनए टेम्पलेट, डीएनए प्राइमर, टैग पॉलीमरेज एंजाइम, न्यूक्लियोटाइड्स, Mg2+ कोफैक्टर, बफर, सब आपने मिक्स करके पीसीआर ट्यूब में ले लेने हैं और उनको प्लेस कर देना है थर्मल साइक्लर में। समझ आ गया? अब थर्मल साइक्लर सबसे पहले क्या चीज़ करेगा? सबसे पहले करेगा डीनेचुरेशन। डी का मतलब होता है डिलीट करना, नेचुरेशन बोले तो नेचुरल चीज़ को, मतलब डीएनए हमारा ना नेचुरली डबल बॉन्डेड होता है इस तरीके से। अब उसको ना ये सिंगल स्ट्रैंडेड में कन्वर्ट कर देता है, सिंगल अलग, इधर सिंगल अलग, तो ये कहा जाता है डीनेचुरेशन। और ये कब होता है? 95 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, ठीक है। आपने सारे जो मटेरियल है वो पीसीआर ट्यूब में भर के इस थर्मल साइक्लर में लगा दिया। थर्मल साइक्लर में टेम्परेचर बढ़ेगा और उसको ना रोटेट कराता रहेगा पूरे आपके ट्यूब को। तो लिखा है कि थर्मल साइक्लर प्रोवाइड हाई टेम्परेचर, जो कि 95 डिग्री सेल्सियस होगा। कुछ सेकंड के लिए वो उतना टेम्परेचर प्रोवाइड करेगा, और होगा क्या, जो आपका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है वो ना सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट हो जाएगा, और यही प्रोसेस डीनेचुरेशन कही जाती है, ठीक है। जिसकी मैं आपको यहाँ पे सिंपल दिखा दूँ। ये आपका इस तरीके से डीएनए है, जो कि डीएनए टेम्पलेट है। आपने जो है ना 95 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जब प्रोवाइड करेंगे थर्मल साइक्लर में, तो ये पार्ट अलग हो जाएगा और ये पार्ट अलग हो जाएगा। बोले तो
अलग अलग सिंगल स्टैंडर्ड यहाँ पे हो चुके हैं, ये आपका डीनेचुरेशन कहा जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए सेकंड स्टेप वो है एनीलिंग। एनीलिंग जो होती है, जैसे कि मैंने आपको बोला, ये जो है 45 से 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे होता है। तो अब क्या होगा, जो आपका थर्मल साइक्लर है वो लगातार थोड़ा सा टेम्परेचर को कम करेगा, 45 से 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के बीच में वो उसको लाएगा। यहाँ पे हो गई एनीलिंग। एनील का मतलब होता है बाइंड करना, यानी कि जो आपने प्राइमर ऐड किए थे ना, प्राइमर क्या होते थे, देखो डीएनए प्राइमर कुछ इस तरीके से छोटा सा एक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए का पार्ट होता था। ये जो प्राइमर आपने ऐड किए थे, अब यही जो प्राइमर है उस सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए से बाइंड होने लग जाएंगे। जैसे कि ये आपका सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बना था डीनेचुरेशन होने के बाद, अब इससे दूसरी साइड में ये आपका प्राइमर यहाँ पे रेड कलर में, यहाँ पे जो मैंने दिखा रखा है, वो यहाँ पे बाइंड होने लग जाएगा। और इसी बाइंड होने की प्रोसेस को, एनिल का मतलब है बाइंड होना, और इसी बाइंड होने की प्रोसेस को हम एनिलिंग कहते हैं, जो कि 40 या 45 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के बीच में होता है थर्मल साइक्लर में। देखा है कि एनिलिंग मीन बाइंडिंग ऑफ प्राइमर्स टू सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। ठीक है, जिसके यहाँ पे मैंने दिखा रखा है। अभी मैं आपको बड़े से जो ऐसे इस तरीके से है वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। तो यहाँ पे देखोगे कि इन दिस स्टेप थर्मल साइक्लर जो है वो टेम्परेचर को थोड़ा कम कर देता है 55 से 60 के बीच में, या 45 से 60 के बीच में आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, इतना वो टेम्परेचर कर देता है, कितने टाइम के लिए, 20 सेकंड के लिए। और यहाँ पे होता क्या है, जो आपने प्राइमर ऐड कर रखे थे ना उस पीसीआर की ट्यूब के अंदर, वो प्राइमर बाइंड होने लग जाते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए से। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप होती है इलोंगेशन। अब जैसे ही देखो, मैं आपको ना बड़े से यहाँ पे दिखा देते चलता हूँ। पहले आपने डीएनए टेम्पलेट लिया, उसके दो अलग अलग पार्ट हो गए, डीनेचुरेशन यहाँ पे हो गया। अब डीनेचुरेशन होने के बाद में क्या हुआ, यहाँ पे आप देखोगे नेक्स्ट स्टेप एनिलिंग में क्या हुआ, प्राइमर यहाँ से ऐड होने लगी, छोटा सा प्राइमर यहाँ पे ऐड हुआ, अलग एक पार्ट से इस तरफ से बाइंड हुआ प्राइमर छोटा सा, और ये बाइंड होने की प्रोसेस एनिलिंग कहेगी। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, इसी प्राइमर से ना आकर के ना एंजाइम, जो कि आप टैक पॉलीमरेज या कहें तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, सॉरी, यहाँ पे आप डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हो। अब ये एंजाइम क्या करेगा, इसी जो प्राइमर है ना उसको इलोंगेट करता जाएगा, बार बार उसके ना पॉलीमर बनाते जाएगा। बोले तो ये एक मोनोमर है, एक छोटा सा पार्ट है, इसके कई सारे बना करके इस चैन को ये पूरा कर देगा। ऐसे ये वाली चैन यहाँ तक पूरी हो जाएगी। अब पूरी होने के बाद में क्या होगा, ये पूरा एक पार्ट से 2 डीएनए यहाँ पे बन जाएंगे। एक डीएनए ये बन गया, एक डीएनए आपका ये बन गया। तो सिंपल आपके पास ये वाला पार्ट था और उससे आपके ना 2 डीएनए बन गए। अब 2 डीएनए जो बने हैं सॉरी थोड़ा ना गला खराब से हो रहा है। अब जो दो डीएनए आपने बनाए हैं ना, अब उनको फिर से रिपीट कर देना, रिपीट द साइकिल। अब 2 से 4 डीएनए बनेंगे, 4 से 8 बनेंगे, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 से 128, 128 से 256। और जब आप 20 साइकिल पे पहुंचोगे ना, आप मल्टीप्लाई भी कर लेना, कैलकुलेशन कर लेना कैलकुलेटर में। 20 साइकिल जैसे ही कंप्लीट होंगे, बिलियंस ऑफ आपकी जो कॉपीज़ है डीएनए की वो यहाँ पे बन जाएंगी। कितना फटफट यहाँ पे काम करता है। तो यहाँ पे थर्ड स्टेप मैं आपको समझा दूँ कि इलोंगेशन में क्या होता है। इलोंगेशन में जो टेम्परेचर है जो आपका थर्मल साइक्लर के द्वारा वो 72 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे मेंटेन किया जाता है 30 सेकंड के लिए। यहाँ पे ये ऑप्टिमम रेंज टेम्परेचर मिल जाता है किसको, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को। अब ये पॉलीमरेज एंजाइम क्या करता है, उसी प्राइमर से जाके बाइंड हो जाता है। प्राइमर से जैसे ही बाइंड होगा, अब वो उसकी ना कॉपी लगातार बनाता जाएगा और एक टाइम होगा कि पूरा का पूरा यहाँ पे डीएनए बन के इस तरीके से यहाँ पे ये जो है इस तरीके से पूरा डीएनए यहाँ पे बन के रेडी हो जाएगा। पहले वो केवल बाइंड हुआ था, फिर वो बनाते तो पूरा यहाँ पे डीएनए बन जाएगा। तो ये कहा जाता है इलोंगेशन या एक्सटेंशन, उसको बढ़ा देना या खींच देना। एंड जब ये डीएनए के पार्ट आपके दोनों बन जाएंगे, अब दोबारा से वही प्रोसेस को दोबारा दोहरा दो। पहले डीनेचुरेशन, फिर एनिलिंग, फिर इलोंगेशन, फिर दोहरा दो। डीनेचुरेशन, एनिलिंग, इलोंगेशन, यानी कि कई सारी जब साइकिल पूरी हो जाएंगी, 20 या 40 साइकिल जब कंप्लीट हो जाएंगी, तो मिलियंस ऑफ बिलियंस कॉपी आपके पास बन करके रेडी हो जाएंगी। देखा कि दीज ऑल 3 स्टेप, डीनेचुरेशन, एनिलिंग, इलोंगेशन, रिपीटेड मल्टीपल टाइम्स, यूजुअली 20 से 40 साइकिल आपने पूरी करनी होती है टू मेक मिलियंस ऑफ कॉपीज ऑफ डीएनए। क्लियर हुआ? तो ये जो आपने सारे कुछ देखा, ये पीसीआर का रिक्वायरमेंट की कैसे वो मतलब कि आपकी प्रोसेस होती है और क्या क्या रिक्वायरमेंट है, वो आपने सारी चीज़ यहाँ पे देख ली है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, वही मैं दोबारा से समझा देता हूँ अच्छे से। डायग्राम आप देखोगे कि आपके पास डीएनए का टेम्पलेट है जो कि आपको किसी भी बाल से मिल गया है या फिर किसी भी ऐसी जगह से मिल गया है जहाँ पे क्रिमिनल एक्टिविटी हुई थी। अब उस डीएनए के पार्ट से आप स्टडी नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत ही छोटा है। अब उसकी आपने कॉपी बनानी है।
उसको लिया आपने, उसका डीनेचुरेशन कराया 95 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। तो ये दोनों जो डबल स्टैंडर्ड था ना, पहले वो सिंगल स्टैंडर्ड हो गया, एक अलग पार्ट एक अलग पार्ट। अब क्या होगा, अब यहाँ पे आपने टेम्परेचर को थोड़ा कम करना है, 55 से 60 के बीच में लाना है। तो यहाँ पे एनिलिंग होने लग जाएगी, जो आपने प्राइमर ऐड किए थे प्राइमर यहाँ पे जुड़ने लग जाएंगे। प्राइमर जैसे ही जुड़ेंगे उसके बाद क्या होगा, आपने थोड़ा सा टेम्परेचर को बढ़ाना है, 75 के करीब या 72 के करीब ले जा करके पहुँचना है। और वहाँ पे एंजाइम जो है टैग पॉलीमरेज एंजाइम वो एक्टिवेट हो जाएगा। फिर वो उसका काम क्या होता है, उसी मोनोमर को लंबा करना या बोलते तो पॉलीमर में कन्वर्ट करना। वो पूरा का पूरा यहाँ पे जो है इलोंगेट करता जाएगा और आपको ना 2 DNA एक से ही बन के रेडी हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके ऊपर इसको फिर से दोबारा से आप PCR ट्यूब में भर दो, दोबारा से वही प्रोसेस को दोहरा दो और आपकी ना मिलियंस और बिलियंस कॉपी 20 से 40 साइकिल कंप्लीट होने के टाइम तक वो बन के रेडी हो जाएंगी। क्लियर हो गई, ये है आपकी PCR टेक्निक। अब देखो एप्लीकेशन समझो, इसका एप्लीकेशन यूज़ कहाँ पर है। अगर आपके पास कोई भी छोटा सा DNA है तो उसको आप एम्पलीफाई कर सकते हैं, उसकी मिलियंस और बिलियंस ऑफ कॉपीज़ आप इससे बना सकते हैं। दूसरा, अगर आपके DNA में म्यूटेशन हो गया है, म्यूटेशन का मतलब कि DNA के जो भी सीक्वेंस होते हैं, जिसकी एक स्पेशल सीक्वेंस होता है, एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन थाइमिन, वो स्पेशली जुड़े होते हैं। तो अगर उसमें चेंजेस हो रहे हैं तो आप उसको यहाँ पे पता लगा पाते हैं। नेक्स्ट है आपका फोरेंसिक एनालिसिस, यानी कि कोई भी क्राइम एनालिसिस आप कर सकते हैं। कहीं भी क्राइम वगैरह हुआ है, किसी का रेप वगैरह हुआ है या कुछ भी क्राइम से रिलेटेड सारी चीज़ें आप इसकी मदद से पता लगा पाते हैं। नेक्स्ट है फॉर डायग्नोसिंग जेनेटिक डिसऑर्डर को भी आप पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट है फॉर आइडेंटिफाइंग वायरस एंड बैक्टीरिया इन इन्फेक्शियस डिसीज, कोई भी बीमारी जिसमें आप पता लगा पाएंगे कि इसमें कौन सा बैक्टीरिया है या वायरस है, तो सिंपल आप इस टेक्निक का यूज़ कर लीजिए। तो ये आपकी PCR टेक्निक यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखोगे ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू PCR, ये हमने सारा कुछ कवर कर लिया। इस तरीके से यूनिट फर्स्ट एंड यूनिट सेकंड हमने कवर कर लिए हैं। आई होप कि आपको सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। एंड इसके बाद कि हम जो रिमेनिंग 3 यूनिट्स हैं ना, 3rd, 4th एंड 5th को नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। तो मिलते हैं तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।